हेलो एंड वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि यदि आप में शुरू करने का साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम, जिसे हम आपको सिखाएंगे सिर्फ 100 मिनटों में। अगर आपने इस पूरे सेशन को बड़े ध्यान से अटेंड किया तो यकीन मानिए कि टैली प्राइम में तो कम से कम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमने इसमें हर पॉइंट को इतनी डिटेल में डिस्कस किया है कि ये 100 मिनटों का सेशन 100 घंटों की ट्रेनिंग पे भी भारी पड़ेगा। आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, आपको कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे डिज़ाइन किया गया है बिगिनर से एक्सपर्ट तक के पर्सन्स के लिए। बस आपको इसे देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मटेरियल आपको क्लास के दौरान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। देखिए, अगर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये अब तक का सबसे लेटेस्ट रिलीज है टैली सॉल्यूशंस का। वैसे तो टैली का सफ़र शुरू हुआ था 1990 में, जब इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ था टैली 5.4, जो कि डॉस बेस्ड था। फिर 1996 में नेक्स्ट वर्जन रिलीज हुआ 5.4, जो कि विंडो बेस्ड था। उसके बाद 2001 में 6.3, फिर 2005 में 7.2 और उसके कुछ दिन बाद आया 8.1। फिर 2006 में टैली 9 एंड देन 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया टैली ERP 9, जो कि वैट रिटर्न्स के लिए काफ़ी फेमस था। और 2017 में GST भी इसी वर्जन में ही अपडेट किया गया। और नवंबर 2020 में अब तक का सबसे लेटेस्ट रिलीज टैली प्राइम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें नई लुक एंड फील के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक टैली प्राइम, जिसे हम लर्न करेंगे बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक। देखिए, जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुल मिला के 3 ऐसे काम हैं जिनके लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी फेमस है। और इनमें सबसे मेन है अकाउंटिंग, यानी हम बिजनेस के अकाउंट्स बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और इसके साथ दूसरा इम्पोर्टेंट काम है इन्वेंट्री अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। लेकिन टैली प्राइम को सबसे खास बनाता है इसका टैक्स कंप्लायंस सिस्टम, जैसे कि GST रिटर्न्स। यानी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के जरिए अकाउंट्स, इन्वेंट्री और टैक्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम अकाउंट्स ओनली भी मेंटेन कर सकते हैं और साथ में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री भी। लेकिन इनमें सबसे खास है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री प्लस GST। और अगर हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती तो हम अकाउंट्स विद GST भी मेंटेन कर सकते हैं। यानी हमारे पास कुल मिला के ये 4 चॉइस हैं। अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझें। अगर हमारी कंपनी GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम स्टॉक में डील नहीं करते, सपोज करो हमारी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो फिर हम अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विद GST के साथ अपना काम करेंगे। यानी इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाएं, ये हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट पे ही बेस्ड रहता है। और ये सिलेक्शन भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे टैली प्राइम की सेटिंग भी उसी के अकॉर्डिंगली ही करनी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि टैली प्राइम तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और जब हम इसे सीखना शुरू करेंगे तो हमारे स्टेप्स क्या रहने चाहिए, क्या पहले सीखना चाहिए और क्या बाद में, और प्रैक्टिकली भी हमारे काम का सीक्वेंस क्या रहेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने टैली प्राइम के लर्निंग प्रोसेस को कुल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर 1, हमारा सबसे पहला काम होता है सेटअप ऑफ कंपनी। यानी टैली प्राइम में हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन सी बातें हमें खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि पहले स्टेप में ही हमसे कोई कमी रह गई तो फिर आने वाले स्टेप्स में भी प्रॉब्लम रहेगी। और कंपनी क्रिएट करने के बाद आता है स्टेप नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे सेटअप ऑफ मास्टर्स। अब यहाँ मास्टर का मीनिंग होता है अकाउंट्स, यानी टाइटल क्रिएट करना। और अब मास्टर्स क्रिएट करने के बाद स्टेप नंबर 3 में हम सीखेंगे अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। और स्टेप नंबर 4 में हम बाकी के सारे काम सीखेंगे, जैसे कि GST रिटर्न्स प्रिपेयर करना, अकाउंट्स को रिकनसाइल करना, इवन TDS का काम। यानी जितने भी रिमेनिंग काम हैं उन्हें हम 1 बाय 1 करके सीख सकते हैं। देखिए, पहले के जो 3 स्टेप्स हैं उनका सीक्वेंस तो यही रहेगा, क्योंकि जब तक हम कंपनी क्रिएट नहीं करते तब तक हम मास्टर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम मास्टर क्रिएट नहीं करते तब तक हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती। लेकिन बाकी काम का कोई खास सीक्वेंस नहीं होता। हम अपनी कन्वीनियंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिमेनिंग सारे काम सीख सकते हैं। देखिए, टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन अकाउंटिंग होती क्या है हमारे लिए ये समझना भी ज़रूरी है।
बेसिकली अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस की वेरियस ट्रांजैक्शंस को एक टेक्निकल वे में अरेंज करके रिकॉर्ड करते हैं। यानी अकाउंट्स लिखने के लिए हमें चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब जिस टाइप का बिजनेस होगा उसकी ट्रांजैक्शंस भी उसके अकॉर्डिंगली ही होंगी। यानी अब प्रश्न आता है कि अलग अलग टाइप के बिजनेस में ट्रांजैक्शन किस किस टाइप की हो सकती हैं। हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो ट्रांजैक्शंस जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं और एक वो ट्रांजैक्शंस जो कभी कभार होती हैं। रेगुलर ट्रांजैक्शंस में हम बात कर सकते हैं परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स की, सेल्स ऑफ ट्रेडिंग गुड्स की, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज की, बिजनेस एक्सपेंसेस की, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स की, पेमेंट्स और रिसीप्ट्स की। और इसके अलावा भी कुछ दूसरी ट्रांजैक्शंस, दूसरे काम हो सकते हैं, जैसे अकाउंट्स को रिकंसाइल करना, ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसे हम फाइनलाइजेशन बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स जिसमें हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस जिसको हम स्टैट पेमेंट के नाम से भी जानते हैं, प्रिपेयर ऑफ रिटर्न्स एंड स्टैट एडजस्टमेंट, और इसके साथ कैपिटल, लोन्स और बहुत दूसरी टाइप की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। अपने इस सेशन में हम लगभग इन सारी ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करके देखेंगे। देखिए, जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंगली ही होती है, यानी वर्क स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब 100% प्रैक्टिकली वे में काम करने के लिए हम कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी है और डील करती है कंप्यूटर्स और होम अप्लायंसेज में। हमारी कंपनी जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है, यानी हम अपनी इस कंपनी के लिए अकाउंट्स विद इन्वेंट्री प्लस जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, अगर हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हमें दूसरे सभी ऑप्शंस की भी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, अब हम उन ट्रांजैक्शंस को भी एक बार देख लेते हैं जिनको रिकॉर्ड करते हुए हम टैली प्राइम सीखेंगे। शुरुआत करते हैं रेगुलर बेसिस पे होने वाली कुछ ट्रांजैक्शन से। ये इनवाइस हमारे परचेज का है जिसमें हमने कुछ कंप्यूटर्स परचेज किए हैं दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर से। उसके बाद ये एक और इनवाइस है जिसमें हमने कुछ एलईडी टीवी परचेज किए हैं वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। ये इनवाइस भी हमारे परचेज का है जिसमें हमने कुछ एसी परचेज किए हैं यूनिएयर एयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड से। और अब ये कुछ इनवाइसेस हमारे सेल्स के हैं। इनमें सबसे पहला इनवाइस है जिसमें हमने एक लैपटॉप सेल किया है मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को। उसके बाद ये सेल्स का हमारा नेक्स्ट बिल है महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी को हमने एलईडी टीवी सेल किए हैं। उसके बाद एक और नेक्स्ट बिल है जिसमें हमने एक लैपटॉप कैश पे सेल किया है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट इनवाइस है जिसमें हमने रिची रिच ट्रेडर्स को कुछ एसी सेल्स किए हैं। उसके बाद कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस की हमारी ये ट्रांजैक्शंस है जिनमें हमें ये एक रेंट का इनवाइस रिसीव हुआ है और रेंट रिलेटेड है अप्रैल 21 से। हमारे लैंडलॉर्ड का नाम है आर.के. वर्मा और इस इनवाइस में रेंट के साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी है क्योंकि हमारा लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और अब ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड है परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स से, जिसमें हमने सुरेश एंड कंपनी से फर्नीचर परचेज किया है अपने ऑफिस यूज के लिए। इनवाइस की कंप्लीट डिटेल हमारी स्क्रीन पे है। और अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो बैंक है जिसमें हमारी कंपनी का अकाउंट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इन ट्रांजैक्शंस में 1 अप्रैल को हमने अपने कस्टमर मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड से एक चेक रिसीव किया है जिसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कराया है। 2 अप्रैल को हमने कुछ कैश भी डिपॉजिट कराया है। और अगर हम पेमेंट की बात करें तो 1 अप्रैल को हमने अपने सप्लायर दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स को 1 लाख रुपए का चेक इशू किया है। 2 अप्रैल को हमने मिस्टर आर.के. वर्मा को रेंट का अमाउंट पे किया है। देखिए, ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑलमोस्ट हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पे होती ही रहती हैं। तो चलिए, अब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम ओपन करते हैं टैली प्राइम। देखिए, ये हमारे टैली प्राइम का प्राइमरी इंटरफेस है और यहाँ पे हमारे पास उन कंपनीज की लिस्ट है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब या तो हम इनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे, इवन हम किसी स्पेसिफिक ड्राइव से भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पाथ से भी, इवन किसी कंपनी को रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज नई कंपनी के केस में सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो भी नीचे यहाँ सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगी। अब देखिए, जिस कंपनी के लिए हमने काम करना है उसका नाम है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ये एक नई कंपनी है जो हमारी सिलेक्शन लिस्ट में भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए, सबसे पहले हम इस कंपनी को क्रिएट करते हैं और इसी प्रोसेस को हमने कहा था स्टेप नंबर 1। तो चलिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट कंपनी पे। उसके बाद कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी।
और इसमें सबसे पहले लाइन है कंपनी डाटा पाथ, यानी ये वो एड्रेस है जहाँ पे हमारी कंपनी का डाटा सेव होगा। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसे चेंज भी कर सकते हैं। और अब आएगा हमारी कंपनी का नाम, जो कि है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद मेलिंग नेम, अगर मेलिंग नेम हमारी कंपनी के नाम से कोई डिफरेंट है तो उसे हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हम यही रखेंगे। और उसके बाद आएगा हमारी कंपनी का एड्रेस, जो कि है शॉप नंबर 111 बिल्डिंग नंबर 22 नेहरू प्लेस दिल्ली का ये हमारा एड्रेस है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में सिलेक्ट करना है हमने अपना स्टेट, क्योंकि देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी यहाँ पे कंपनी सिलेक्टेड है वो इंडिया है, और इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे इस लिस्ट में दिए गए हैं। अब इसमें से ही हमने अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। और जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इसी एड्रेस से पता चलेगा। और इसके बाद ये जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट फिर भी हमें इसे एंटर करना चाहिए, जैसे हमारी कंपनी का पिन कोड, इसके बाद लैंडलाइन नंबर, फिर कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, उसके बाद हमारी कंपनी का ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा, देन वेबसाइट अगर कोई है तो उसे हम एंटर कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट कॉलम, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी जिस साल का हमने काम करना है वो फाइनेंशियल ईयर किस डेट से शुरू होता है वो डेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे हमारे केस में ये 1 अप्रैल 21 है। और इसके साथ ही नेक्स्ट कॉलम है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए नॉर्मली जिस डेट से फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है बुक्स भी उसी डेट से ही शुरू होती हैं, यानी ये दोनों डेट्स यहाँ पे सेम रहती हैं। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में ही ये डेट डिफरेंट हो सकती है। जैसे आपकी कंपनी 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट होती है तो उस सिचुएशन में बुक्स तो आपकी 1 जुलाई से शुरू होंगी, लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुका होगा। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में दोनों डेट सेम रहेंगी। और लास्ट में है बेस करेंसी सिंबल और साथ में फॉर्मल नेम, जो कि ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही फिलअप हो जाएगा हमारी कंपनी के एड्रेस के अकॉर्डिंगली, जैसे इंडिया का रुपीज़ है। लेकिन फिर भी अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। अब देखिए हमें इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए। और अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा एक्सेप्ट यस और नॉट। देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे एंटर की है वो हार्ड डिस्क पे सेव नहीं हुई है, और इसे सेव करने के लिए हमें ये स्क्रीन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमसे कोई गलती हुई है, हम अगेन एडिट करना चाहें, उसके लिए हम नो पे क्लिक करेंगे और अगेन हम इसी स्क्रीन में एडिट कर जाएंगे। अगर हमने कोई चेंज करनी है तो उसके करने के बाद जब हम अगेन एंटर प्रेस करते हैं तो फिर हमसे यही ऑप्शन पूछेगा, और इस बार हम इसे एक्सेप्ट करके चलिए सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए कंपनी क्रिएट करने के बाद लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें सॉफ्टवेयर के फीचर अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करने होते हैं। देखिए टैली प्राइम में तो कंपनी क्रिएट करते ही ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ जाती है, जबकि जो टैली के प्रीवियस वर्जन्स थे उनमें हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद फीचर सेट करने के लिए F11 प्रेस करना पड़ता था, और कई बार ऐसा करना खासतौर पे फ्रेशर स्टूडेंट्स भूल जाते थे। लेकिन टैली प्राइम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी क्रिएट करने के इमीडिएट बाद ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती है। अब देखिए सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर तो बाय डिफ़ॉल्ट यस होते हैं और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नो होते हैं, लेकिन हमने तो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को देखना होता है। अब जिन फीचर की हमें ज़रूरत है उनको ही हम यस पे सेट करेंगे और बाकी सबको हम नो रखेंगे। वैसे तो सॉफ्टवेयर के जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो स्क्रीन पे ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हो सकते हैं, जिसके लिए हम शो मोर फीचर्स को यस पे सेट करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं फीचर्स की लिस्ट कुछ एक्सटेंड हुई है, बट हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही फीचर्स हैं, क्योंकि जो एक्सटेंडेड फीचर्स हैं वो भी इनके ही सब पार्ट हैं। अब देखिए इस क्लास की बेसिक डिस्कशन में एक बात हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के जरिए हम न सिर्फ अकाउंट्स, इसके साथ साथ इन्वेंट्री और टैक्सेशन का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इन्हीं फीचर्स की सिलेक्शन अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे करनी है। और इसमें सबसे पहला फीचर है अकाउंटिंग से रिलेटेड मेंटेन अकाउंट्स। अब अकाउंट्स तो हम मेंटेन करेंगे ही, तो इसे हम यस पे सेट करेंगे। और उसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री। अब अगर हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो इसे हम यस करेंगे, अदरवाइज हम नो करेंगे। तो चलिए अपने इस प्रोजेक्ट के लिए हम इसे यस पे सेट करते हैं। उसके बाद टैक्सेशन में हमारे पास जीएसटी और टीडीएस दो टैक्स हैं, तो सबसे पहले हम जीएसटी की बात करते हैं। इसे भी हम यस कर लेते हैं, यानी अपने इस प्रोजेक्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम अकाउंट्स, इन्वेंट्री और टैक्सेशन साथ के साथ मेंटेन करेंगे, सो दैट हर फीचर की हमें प्रॉपरली प्रैक्टिस हो सके। और जब हम जीएसटी के फीचर को अनेबल करते हैं तो हमारी कंपनी की जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल है
उसे हमें यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे हमारा स्टेट दिल्ली है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, अदर टेरिटरी में हम नो सेट करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल सपोज करो हमारा 1 अप्रैल 21 से है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर जो कि 15 डिजिट का होता है उसे टाइप करेंगे। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज इसमें एरर आ जाएगी। उसके बाद जीएसटीआर 1 को हम सपोज करो मंथली फाइल करते हैं तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। और अब इसमें नेक्स्ट है एडिशनल फीचर्स, और पहला हमारा ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। देखिए एक बात यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो 3 लेयर्स में सेट हो सकता है, कंपनी लेवल पे भी, उसके बाद ग्रुप्स लेवल पे भी, और उसके बाद मास्टर यानी अकाउंट लेवल पे भी। और अगर हम सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल इस ऑप्शन को यस करते हैं तो ये एक कंपनी लेवल सेटिंग होगी, और जब यहाँ पे हम कोई टैक्स रेट एंटर करेंगे वो हमारी कंपनी के हर प्रोडक्ट हर सर्विसेज पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ऑप्शन को हम उसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जब हमारे सभी प्रोडक्ट पे जीएसटी टैक्स रेट एक जैसा हो। देखिए मैं इस ऑप्शन को एक अच्छी सेटिंग नहीं मानता, क्योंकि जीएसटी टैक्स रेट को हम ग्रुप लेवल और अकाउंट लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, और वैसे भी हमारी इस कंपनी में तो जो टैक्स रेट हैं आइटम्स के अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हम यस नहीं कर सकते। और अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट्स। देखिए आज की डेट में उन्हीं बिजनेसेस को अपनी एडवांस पे जीएसटी की पेमेंट करनी होती है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। फिलहाल इसे मैं नो पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। अगर हमारे बिजनेस की किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, लेकिन फिलहाल इसे भी हम नो पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। देखिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी टैक्स रेट की सेटिंग कंपनी के अलावा हम ग्रुप लेवल में भी कर सकते हैं, और अगर हम ग्रुप लेवल सेटिंग की बात करें तो उसके लिए हमें अनेबल क्लासिफिकेशन इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, और यही सेटिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है। इस सेटिंग को तो हम उस सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारी सभी आइटम सभी सर्विसेज पे एक जैसा टैक्स रेट क्यों ना अप्लीकेबल हो। और अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल। देखिए इस ऑप्शन को हम उस सिचुएशन में यस करते हैं जब हमने विदाउट जीएसटी पेमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए अपना एलयूटी सबमिट करके रखा हो। और अब इसमें नेक्स्ट है इनवाइस फीचर्स। सबसे पहले ई वे बिल अगर हमारे बिजनेस पे एप्लीकेबल है तो उसे हम यस करके जितनी इसकी रिलेटेड सेटिंग्स है वो करेंगे। उसके बाद ई इनवाइसिंग अगर हमारे बिजनेस पे एप्लीकेबल है तो इसे भी हम यस कर सकते हैं, तो फिलहाल हम इसे नो रखेंगे। अब देखिए हमारे बिजनेस की जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो प्रॉपरली यहाँ पे फिल हो चुकी है, और अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। जीएसटी के बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है टीडीएस का, लेकिन फिलहाल हम इसे डिसेबल रखेंगे क्योंकि नॉर्मल लेवल की ट्रांजैक्शन में इसका कोई खास रोल नहीं होता। अब देखिए इस प्रेजेंट सेटिंग के अकॉर्डिंगली अपनी कंपनी में हम अकाउंट्स, इन्वेंट्री और टैक्सेशन साथ के साथ मेंटेन करेंगे। चलिए अब इस स्क्रीन को भी हम एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। एंड इन दिस वे हम देख सकते हैं हमारी कंपनी जिसका नाम है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी है, यानी सेटअप ऑफ कंपनी ये हमारा स्टेप अब प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि कंपनी क्रिएट करने में अगर हमसे कोई मिस्टेक लग जाए तो हमें जस्ट यहाँ अल्टर पे क्लिक करना है और अगेन हम इस स्क्रीन में एडिट कर जाएंगे। जो हमने चेंज करना है उसे हम चेंज करने के बाद इस स्क्रीन को दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के फीचर्स में भी कुछ चेंज करना चाहें तो जस्ट यहाँ हमें कंपनी पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए फीचर्स का हमारे पास ये ऑप्शन है, या हम शॉर्टकट की F11 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ये स्क्रीन आ जाएगी और अब हम यहाँ पे अगेन किसी भी फीचर्स को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल है इसमें भी अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो उसको भी हम यहाँ पे ईजिली चेंज कर सकते हैं F11 प्रेस करके। देखिए कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेटअप ऑफ मास्टर्स, यानी स्टेप नंबर 2, जिसमें हम फाइनेंशियल, इन्वेंट्री और जीएसटी ये सारे के सारे मास्टर्स क्रिएट करेंगे। देखिए ये हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है जिसे हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं, और इसी में हमें मास्टर क्रिएट करने के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। और इसमें भी हमारे पास 3 चॉइस है। नया अकाउंट हम नया मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर हम उसमें कोई अल्ट्रेशन करना चाहें तो हमारे पास ये अल्टर ऑप्शन है। और जो अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनकी लिस्ट देखने के लिए हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये ऑप्शन है।
अब देखिए मास्टर्स के इसी क्रिएट ऑप्शन में हम सभी टाइप के अकाउंट्स क्रिएट कर पाएंगे, चाहे वो अकाउंटिंग मास्टर्स हो, इन्वेंट्री मास्टर्स हो या फिर स्टैचुरी मास्टर्स हो। और जब हम अकाउंटिंग मास्टर्स की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है। यहीं पे हम ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं और वॉचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि ग्रुप हमें किस सिचुएशन में क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, लेजर कब क्रिएट किया जाता है, इसके अलावा करेंसी और वॉचर टाइप भी क्या हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। यही सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मास्टर्स। अब इन्वेंट्री मास्टर्स में भी हमारे पास स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने का ऑप्शन है, स्टॉक आइटम हमारी मेनली है जो यहाँ पे क्रिएट होगी, और आइटम को नापने के लिए यूनिट हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। जैसे हमारी आइटम लीटर में नपेगी, मीटर में नपेगी, पीसीज नंबर्स कैसे यूनिट ऑफ मेजर रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फाइनेंशियल में करेंसी होता है, इन्वेंट्री में यूनिट होता है। और उसके बाद लोकेशन वाइज स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास लोकेशन क्रिएट करने का ये ऑप्शन अवेलेबल है। और अब इसमें नेक्स्ट है स्टैचुरी मास्टर्स, जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी क्लासिफिकेशन। और जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट करने की ज़रूरत उस सिचुएशन में पड़ती है जब हम अपनी कंपनी के जीएसटी का जो टैक्स रेट है उसे ग्रुप लेवल पे सेट करते हैं। यानी ग्रुप का मीनिंग ही कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन है। अगर हम कंपनी लेवल पे सेटिंग करना चाहें या फिर मास्टर लेवल पे सेट करना चाहें तो फिर हमें जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रैक्टिकली इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। और फिर आगे इसमें स्टैचुरी डिटेल्स है जिसमें हम जीएसटी डिटेल की बात कर सकते हैं। देखिए ये वही डिटेल है जो हमने कंपनी क्रिएट करते टाइम फिलअप की थी। और अब मास्टर्स में हमारे पास अगला ऑप्शन है अल्टर। देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन ऑलमोस्ट बिल्कुल वही आएगी जो क्रिएट मास्टर में थी। बस यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि जितने हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट्स मास्टर्स क्रिएट हैं हम उनको देख भी सकते हैं, और अगर किसी में कोई मिस्टेक है, किसी को हम अल्टर करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। जैसे इस अल्टर ऑप्शन में हम लेजर पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट पहले से ही क्रिएटेड हैं। इसके अलावा जितने रिमेनिंग अकाउंट हैं वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। और अगर हम ग्रुप की बात करें, देखिए जब हम ग्रुप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेंगे। यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमें कभी भी ग्रुप्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो टैली में एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं वही हमारे लिए सफिशेंट रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारी बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर हमें किसी ग्रुप की ज़रूरत पड़े तो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम करेंसी की बात करें तो इंडिया में हमारा करेंसी सिंबल रुपीज़ है जो कि ऑलरेडी इसमें क्रिएटेड रहता है। इसके अलावा अगर किसी और की ज़रूरत पड़े तो हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम वॉचर टाइप की बात करें तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम इन्वेंट्री मास्टर्स की बात करें तो उसमें पहले से कुछ भी क्रिएटेड नहीं होता, चाहे वो स्टॉक ग्रुप हो या फिर स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक आइटम तो हो ही नहीं सकती, और यूनिट्स भी हमें अपनी आइटम्स के अकॉर्डिंगली खुद क्रिएट करने होते हैं, साथ में लोकेशन हमें अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली। और इसके बाद अगर हम स्टैचुरी मास्टर्स में जीएसटी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये भी हमें अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद ही क्रिएट करनी होती हैं। पहले से कोई क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट हमारे पास नहीं करती। और अब हमारे मास्टर्स में थर्ड ऑप्शन आता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। देखिए इसमें जस्ट हम अपनी अकाउंट्स की लिस्ट को सिर्फ देख सकते हैं। वैसे देख तो हम अल्टर ऑप्शन में भी सकते हैं, बट इसमें जो देखने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन और अकाउंट्स की लिस्ट तो सेम ही रहती है। अल्टर ऑप्शन में तो हम आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जस्ट हम सिर्फ व्यू ही कर सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी कंपनी कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो रिक्वायर्ड अकाउंट्स हैं उन्हें क्रिएट करते हैं, और साथ में जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें खास तौर पे समझनी होंगी, जैसे कि मास्टर्स क्या होते हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में इनका रोल क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं और इनका मास्टर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने से पहले क्या उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी होता है? क्या अकाउंटिंग सीखे बिना हम सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं? अगर ये सारी बातें हमें क्लियर हो जाती हैं तो यकीन मानिए हम बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को भी बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चलिए इससे पहले कि हम टैली प्राइम में काम करना सीखें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम एक बार समझते हैं। देखिए एक बात हमें खास तौर पे समझनी है कि बिजनेस अकाउंटिंग लिखने के लिए यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें हमेशा दो एस्पेक्ट सीखने की ज़रूरत पड़ती है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट और साथ में सॉफ्टवेयर की।
जैसे कि अकाउंटिंग लिखने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद बात आती है सॉफ्टवेयर के अकाउंटिंग फीचर्स की, और ऐसे ही इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट की, और साथ में सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर्स की। और अगर हम टैक्सेशन का भी काम करना चाहते हैं जैसे कि जीएसटी, तो फिर हमें जीएसटी लॉ और कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझना होगा, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जाके सॉफ्टवेयर में जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स की बात आती है। देखिए, अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली सीखने की बात करें तो हमारे कुल मिला के 90 to 95% एफर्ट्स सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखने में ही लगेंगे। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें तो हमारे 5 से लेकर 10% एफर्ट्स ही लगते हैं। देखिए, हमें जितनी ज़्यादा नॉलेज अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन कॉन्सेप्ट की होगी उतने अच्छे से हम सॉफ्टवेयर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग कभी भी एक सेशन में नहीं हो सकती। वैसे भी अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो वो आए दिन चेंज भी होता रहता है। लेकिन अगर आप हमारे इस सेशन की बात करें तो ये टैली प्राइम को लेके है, जिसे काफ़ी हद तक हम एक ही क्लास में सीख लेंगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट में एक बेहतरीन एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने अकाउंटिंग हो, इन्वेंट्री हो, रिकॉन्सिलेशन हो, बैलेंस शीट हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, ईपीएफ हो, ईएसआई हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट की हर छोटी से छोटी बात हो या फिर बड़ी से बड़ी बात हो, पूरी डिटेल में समझाया है, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, आपको कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, आप इस पूरे काम को बहुत आराम से सीख सकते हो। इस पूरे कोर्स की डिटेल के लिए आप एक बार हमारी वेबसाइट onlinecca.com को जरूर विजिट कर लेना। वैसे इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को भी समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस क्लास में वैसे तो हमारा मेन टारगेट टैली प्राइम ही है, लेकिन फिर भी जितना रिक्वायर्ड है हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम यूज़ होता है, डबल एंट्री सिस्टम, और हमारे सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी डबल एंट्री सिस्टम पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। वैसे तो डबल एंट्री सिस्टम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ हम ब्रीफ में डिस्कस करें तो डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग होता है एक ट्रांजैक्शन को दो खातों में रिकॉर्ड करना, एक में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने की, क्योंकि इसी एंट्री के जरिए ये डिफाइन होता है कि ट्रांजैक्शन कौन कौन से दो अकाउंट में रिकॉर्ड होगी और साथ में किस में डेबिट और किस में क्रेडिट। यानी अब हमारा सबसे पहला काम ये हुआ कि हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करें, और उसके बाद ये एंट्री हमें सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी होती है, और इसी एंट्री के जरिए सॉफ्टवेयर अकाउंट्स भी तैयार कर लेता है और रिपोर्ट्स भी बना लेता है। इस पूरी बात को हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझ लेते हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है दो अकाउंट्स में, एक में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट। सपोज करो हम एक ट्रेडिंग गुड सेल करते हैं अपने कस्टमर मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को। अब ये ट्रांजैक्शन दो अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। एक अकाउंट का नाम पार्टी के नाम से ही होगा और दूसरा अकाउंट होगा सेल्स का। देखिए, अकाउंट को हम टाइटल भी बोल सकते हैं क्योंकि बाद में इसके अंडर ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में हम इसी टाइटल को बोलते हैं मास्टर्स। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में एक मास्टर क्रिएट करते हैं तो सॉफ्टवेयर उसकी कैटेगरी यानी उसके मीनिंग को डायरेक्टली नहीं समझ पाता कि वो किसी कस्टमर का है, सप्लायर का है, एक्सपेंसेस का है, बैंक का है या फिर किसका है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर में कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप दिए जाते हैं, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेबिटर्स, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह। और ये ग्रुप पहले से ही डिफरेंट रिपोर्ट और बैलेंस शीट के साथ लिंक्ड होते हैं, और जब हम मास्टर्स क्रिएट करते हैं तो उनको हम इन्हीं ग्रुप्स के साथ लिंक करते हैं सो दैट सॉफ्टवेयर इनके मीनिंग को समझ सके। जैसे कि मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड एक कस्टमर है और कस्टमर को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम सन्ड्री डेबिटर भी बोलते हैं, और यही ग्रुप टैली सॉफ्टवेयर में भी होता है। और अगर हम सेल्स अकाउंट की बात करें तो इसका ग्रुप तो इसके नाम से ही मिल जाएगा, यानी ग्रुप का नाम भी सेल्स ही रहेगा। और जब हम सारे मास्टर्स क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद वॉचर एंट्री के जरिए हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारे अकाउंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हमने अपने बिजनेस कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिकॉर्ड करनी है उनके लिए कौन कौन से अकाउंट्स यानी मास्टर्स क्रिएट होंगे। देखिए, ये हमारी परचेज का फर्स्ट इनवाइस है, और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम अकाउंटिंग मास्टर्स की बात करें तो परचेज अकाउंट अंडर परचेज ग्रुप, और साथ में हमारा जो सप्लायर है दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर,
अंडर सन्ड्री क्रेडिटर हम क्रिएट करेंगे। और अगर हम जीएसटी मास्टर्स की बात करें तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दो मास्टर्स क्रिएट होंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। और अगर हम इन्वेंट्री मास्टर्स की बात करें तो इस इनवाइस में हमने दो आइटम्स परचेज की हैं, उन दोनों के अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, जिसमें एक एचपी का लैपटॉप है और एक एप्पल मैकबुक एयर है। और जब हम इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, यानी एक जर्नल एंट्री में ही ये डिफाइन होता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कौन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल एंट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, उसमें परफेक्शन के साथ काम करने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री सीखनी ही पड़ेगी। देखिए, वैसे तो जो अभी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उनकी जर्नल एंट्री तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर आपको जर्नल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है या आप जर्नल एंट्री को एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर और बहुत हाई एंड तक की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया है। साथ में रोल ऑफ वर्क स्ट्रक्चर और डबल एंट्री सिस्टम जैसे बेहतरीन चैप्टर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये सारा का सारा कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको बस हमारी इस वेबसाइट पे जाना है onlinecca.com, वहाँ पे रजिस्टर कराना है और आप एक प्रोफेशनल लेवल की जर्नल एंट्रीज को बहुत ईजिली सीख जाओगे, चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो। देखिए, जर्नल एंट्रीज हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही बनती हैं, जैसे कि ये तो हमारी एक नॉर्मल जर्नल एंट्री है। और अगर हमारी कंपनी के पास जीएसटी का नंबर ना हो या हम विदाउट जीएसटी काम करना चाहें तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, वहाँ पे टैक्स को इफेक्ट हम नहीं कराएंगे। और अगर हम विदाउट इन्वेंट्री काम करना चाहें तो उस सिचुएशन में हमारी आइटम की लिस्ट भी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में तो हम ट्रांजैक्शन विद इन्वेंट्री विद जीएसटी रिकॉर्ड करेंगे, सो दैट हमें हर एस्पेक्ट की एक साथ प्रैक्टिस हो सके। और अब ये है हमारी परचेज का नेक्स्ट इनवाइस, जिसमें हमने वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से एलईडी टीवी परचेज किए हैं और साथ में जर्नल एंट्री भी है, जिसमें हमें अकाउंट की लिस्ट मिल जाएगी और नीचे हमने लिस्ट ऑफ आइटम को भी मेंशन किया है। और अब ये हमारी परचेज का नेक्स्ट इनवाइस है, जिसमें हमने यूनी एयर एयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड से एयर कंडीशनर्स परचेज किए हैं और साथ में इसकी जर्नल एंट्री भी यहाँ पे हमने मेंशन की है और नीचे लिस्ट ऑफ आइटम भी अवेलेबल है। अब देखिए, अगर हम अपनी परचेज के सभी तीनों इनवाइसेस की बात करें तो जो हमारी लिस्ट ऑफ मास्टर्स है वो कुछ ऐसे रहेगी। देखिए, अकाउंटिंग मास्टर्स में हमारे पास कुल मिला के 4 अकाउंट ओपन होंगे, एक परचेज का और उसके अलावा जो 3 रिमेनिंग अकाउंट हैं वो हमारे सप्लायर्स के हैं। और साथ में जीएसटी मास्टर्स में भी हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और नीचे उन सारी की सारी आइटम्स की लिस्ट है जो अभी हमने अपने इन 3 इनवाइसेस में परचेज की हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेल्स की ट्रांजैक्शंस की। ये हमारा इनवाइस नंबर 1 है, जिसमें हमने मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को एचपी के लैपटॉप सेल किए हैं और साथ में इसकी जर्नल एंट्री है और लिस्ट ऑफ आइटम भी यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट इनवाइस 502 है, जिसकी भी जर्नल एंट्री और साथ में लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे अवेलेबल है। और ये नेक्स्ट इनवाइस है 503, जिसकी जर्नल एंट्री और साथ में लिस्ट ऑफ आइटम भी हमने यहाँ पे मेंशन की है। एंड देन ये हमारा इनवाइस नंबर 504 है और इसकी जर्नल एंट्री और साथ में लिस्ट ऑफ आइटम हमने यहाँ पे मेंशन की है। अब देखिए, अगर हम अपनी सेल्स के सारे इनवाइस एक साथ देखें तो लिस्ट ऑफ मास्टर कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए, जो अकाउंटिंग मास्टर्स हैं इसमें हमारे कुल मिला के 4 अकाउंट्स ओपन होंगे, सेल्स अकाउंट, और जो रिमेनिंग 3 अकाउंट हैं वो हमारे कस्टमर्स के हैं। और साथ में अगर हम जीएसटी के मास्टर्स की बात करें तो वही 3 अकाउंट यूज़ होंगे और उसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम्स में भी यही हमारे पास कुल मिला के 6 आइटम रहेंगी। और अगर हम परचेज और साथ में सेल्स दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस को मिला के लिस्ट ऑफ मास्टर देखें तो कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन जब हम ये मास्टर्स क्रिएट करेंगे तो एक बात हमें खास तौर पे ध्यान रखनी है। देखिए, जो जीएसटी से रिलेटेड अकाउंट हैं वो हमारे परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम क्रिएट हो जाएंगे, यानी ये अकाउंट कॉमन रहेंगे, हमें दोबारा क्रिएट नहीं करने। एंड सिमिलरली लिस्ट ऑफ आइटम्स है, क्योंकि जिन आइटम को हम परचेज करेंगे उन्हीं आइटम को सेल्स करेंगे और कोई भी अकाउंट एक बार ही क्रिएट होता है, उसके बाद तो जैसे ट्रांजैक्शन रिपीट होती है उसी अकाउंट को हम रीयूज करते हैं। यानी अब परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शंस की ये हमारी फाइनल लिस्ट है। और अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो कि है बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड। देखिए, ये एक रेंट का इनवाइस है और साथ में इसकी जर्नल एंट्री भी हमने मेंशन की है। यहाँ पे हमारे लैंडलॉर्ड का नाम है आर.के. वर्मा। उसने हमसे रेंट के साथ साथ जीएसटी भी कलेक्ट की है, जिसका हम आईटीसी ले लेंगे। यानी फाइनल जर्नल एंट्री हमारी स्क्रीन पे है। और अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो उसका रिलेशन तो सिर्फ परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस के साथ ही होता है, रिमेनिंग किसी भी ट्रांजैक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता।
और अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से, और साथ में इसकी जर्नल एंट्री भी हमने यहाँ पे मेंशन की है। सुरेश एंड कंपनी से हमने फर्नीचर को परचेज किया है, साथ में उसने हमसे जीएसटी भी चार्ज की है। और अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस रिसीप्ट्स की। देखिए, हमारी कंपनी का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हमने अपने कस्टमर मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड से एक चेक लिया है जिसको हमने एसबीआई में डिपॉजिट करा है 1 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को हमने कैश डिपॉजिट कराया है। और साथ में इन ट्रांजैक्शंस की हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री भी मेंशन की है। उसके बाद ये कुछ ट्रांजैक्शंस पेमेंट की हैं जिसमें हमने दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर और आर के वर्मा को पेमेंट की है, और साथ में इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री भी हमने यहाँ पे मेंशन की है। देखिए, अभी जो ट्रांजैक्शंस हमने एक्सपेंसेस, कैपिटल गुड्स, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स की डिस्कस की हैं, अब इन ट्रांजैक्शंस की वजह से जो हमें अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे वो लिस्ट कुछ इस तरह से है। हमें कुल मिला के 5 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, और अगर हम अपने बिजनेस की इन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो अभी हमने डिस्कस की उनको कंक्लूड करें तो लिस्ट ऑफ मास्टर्स कुछ इस तरह से आएगी। इसमें सारे अकाउंटिंग मास्टर्स भी हैं जो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, जीएसटी मास्टर्स भी हैं, और साथ में इन्वेंट्री मास्टर्स के लिए लिस्ट ऑफ आइटम्स भी है। अगर हम इन सारे अकाउंट्स को प्रॉपर सेटिंग के साथ क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम सभी ट्रांजैक्शंस को बहुत ही स्मूथली रिकॉर्ड कर पाएंगे। देखिए, बात सिर्फ मास्टर्स क्रिएट करने की नहीं है, बात तो प्रॉपर सेटिंग की है, और ज़्यादातर अकाउंट्स प्रोफेशनल को प्रॉब्लम भी इसी स्टेप में आती है। यानी हमारे लिए ज़रूरी है मास्टर्स की सेटिंग को ध्यान से समझना। तो चलिए 1 बाय 1 करके इन सारे अकाउंट्स को हम प्रॉपर सेटिंग के साथ क्रिएट करते हैं। और उसके लिए अगेन हम चलेंगे मास्टर्स के इस क्रिएट ऑप्शन में, और यहाँ सबसे पहले हम अकाउंटिंग मास्टर्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें क्लिक करना होगा इस लेजर ऑप्शन पे। और हमारी लिस्ट का पहला अकाउंट है परचेज, जिसके स्पेलिंग हम एंटर करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका रिलेटेड ग्रुप सेलेक्ट करना। देखिए, ये हमारी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, और ये सारे ग्रुप टैली सॉफ्टवेयर में पहले से ही क्रिएटेड होते हैं। और अब हमारा सिर्फ इतना सा काम होता है कि हम अपने अकाउंट के लिए इस लिस्ट में से एक प्रॉपर ग्रुप सेलेक्ट करें। जैसे कि हमारे इस अकाउंट का जो ग्रुप है वो है परचेज, और उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में परचेज अकाउंट के लिए हम नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और अब इसमें नीचे है स्टैच्यूटरी डिटेल्स, यानी हम जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग्स और जीएसटी के टैक्स रेट इसमें सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी है कि जब हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं उस सिचुएशन में जो हमारे जीएसटी के टैक्स रेट हैं, यानी जीएसटी की जो सेटिंग है वो आइटम्स के साथ की जाती है। और जब हम अकाउंट्स विदाउट इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं उस सिचुएशन में जीएसटी की सेटिंग यहाँ पे होती है। यानी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम डिफॉल्ट सेटिंग ही रहने देंगे और जीएसटी की इन्फॉर्मेशन को इन्वेंट्री मास्टर में ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड नहीं होगी। बस अब हम इस अकाउंट को सेव करेंगे, एंड इन दिस वे हम देख सकते हैं परचेज अकाउंट हमारा प्रॉपरली सेट हो चुका है। और अब हम क्रिएट करते हैं नेक्स्ट अकाउंट, जो कि है हमारे सप्लायर दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स का। इसका नाम यहाँ पे एंटर करने के बाद जो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम रहेगा इसका ग्रुप सेलेक्ट करना। देखिए, सप्लायर को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर का मीनिंग होता है लेनदार, यानी जिसने हमारे बिजनेस से पैसे लेने हैं, और नॉर्मली पैसे उसी ने लेने होते हैं जो हमारे बिजनेस को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, यानी सप्लायर मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर। और अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। देखिए, किसी भी एक्स्ट्रा फीचर को अनेबल या डिसेबल करने से पहले हमें उसके यूज को समझना होता है, सो दैट हमें ये पता चल सके कि क्या हमें उसकी जरूरत है। अब मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे यस करने से सॉफ्टवेयर इस अकाउंट को बिल वाइज मेंटेन करेगा। जैसे हमें अपने सप्लायर से 2 इनवाइस रिसीव हुए हैं, एक 1 लाख का और दूसरा 2 लाख का। उसके बाद हम उसे 50,000 रुपीज़ की पेमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर यहाँ हमसे ये पूछेगा कि ये किस इनवाइस के साथ एडजस्ट करें। अब हर इनवाइस के साथ हमें रेफरेंस जनरेट करना पड़ेगा और पेमेंट उसी रेफरेंस के साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद सॉफ्टवेयर हमें टोटल बैलेंस के साथ साथ बिल वाइज बैलेंस भी बताएगा। लेकिन इनिशियली स्टेज पे हमें इस टाइप के फीचर्स को सीखने की जरूरत नहीं होती, तो फिलहाल हम इसे डिसेबल करके चलेंगे। और इसके बाद इसने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी है हमारे सप्लायर की मेलिंग डिटेल, यानी उसका एड्रेस, जो कि हमें यहाँ पे प्रॉपरली फिलअप करना चाहिए। और इसके बाद है एक बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे सप्लायर का स्टेट, जिसे हम इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर स्टेट सेलेक्ट करना जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इसी फीचर से ये पता चलता है कि इस सप्लायर के साथ हमारी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगी या इंटर स्टेट होगी। और अब इसके बाद हम अपने सप्लायर की यहाँ पे बैंकिंग डिटेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है,
और इसके बाद आती है हमारे सप्लायर की टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन टाइप जो कि है रेगुलर, और इसके बाद है हमारे सप्लायर का जीएसटी नंबर जिसे कि हमें प्रॉपरली यहाँ पे टाइप करना है। अगर ये गलत हुआ तो जब हम रिटर्न प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगी। और अब इसमें नेक्स्ट है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, जिसे यस करने पे हमें कुछ और एक्सटेंडेड फीचर नज़र आएंगे। अगर हमें अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनमें से कुछ चेंज करना है, कुछ एक्स्ट्रा सेट करना है तो उसे हम कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही चलेगी। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन एक सप्लायर के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है उसे हम यहाँ पे प्रॉपरली फिलअप कर चुके हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके हम अकाउंट को सेव करेंगे। और अब हम क्रिएट करते हैं अपने नेक्स्ट सप्लायर का अकाउंट जिसका नाम है वीडियोमैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये अकाउंट भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में क्रिएट होगा क्योंकि एक सप्लायर है। और उसके बाद रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल वैसी ही आएगी, बस यहाँ हमें इसके स्टेट का ध्यान रखना है जो कि है उत्तर प्रदेश। और उसके बाद हम इसका प्रॉपरली जीएसटी नंबर एंटर करते हुए इस अकाउंट को भी हम सेव करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सप्लायर है यूनिएयर एयरकॉन, लेकिन इसके अकाउंट को हम फिलहाल क्रिएट नहीं करते, इस अकाउंट को हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए क्रिएट करेंगे। और अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स का, तो चलिए इसे क्रिएट कर लेते हैं। और इस अकाउंट को क्रिएट करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने परचेज अकाउंट क्रिएट किया था। यहाँ हम अपने अकाउंट के स्पेलिंग एंटर करेंगे, उसके बाद जो इसका रिलेटेड ग्रुप होगा वो रहेगा सेल्स, जैसे परचेज का परचेज था। एंड जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल वैसे ही आएगी। टाइप ऑफ लेजर में हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और स्टैट्यूटरी डिटेल में हमें यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेटिंग तो हमारी इस कंपनी में आइटम के अकाउंट के साथ ही होगी। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, बस हम स्क्रीन को एक्सेप्ट करके अकाउंट को सेव करेंगे। और अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी लिस्ट का नेक्स्ट अकाउंट जो कि है हमारे कस्टमर मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का। अब इसका नाम यहाँ एंटर करने के बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा इसका ग्रुप। देखिए, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम अपने कस्टमर को बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर का मीनिंग होता है देनदार, यानी जिसने हमारे बिजनेस के पैसे देने हैं, और पैसे उसी ने हमें देने होते हैं जो हमसे कुछ खरीदता है, यानी हमारा कस्टमर। और इसके बाद इसमें रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे हमने सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट में की थी। मेंटेन बिल वाइज को हम नो रखेंगे, यहाँ हमारे इस कस्टमर का प्रॉपर एड्रेस आएगा। और कस्टमर के केस में भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसके स्टेट को सिलेक्ट करना। और उसके बाद रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी उसकी जीएसटी डिटेल और ख़ास तौर पे उसका जीएसटी नंबर, जिसे हम यहाँ पे प्रॉपरली एंटर करेंगे। एंड इन दिस वे हम देख सकते हैं हमारे इस अकाउंट की भी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस अकाउंट को भी हम सेव करेंगे। और अब हम क्रिएट करते हैं अपनी इस लिस्ट का नेक्स्ट अकाउंट जो कि है हमारे कस्टमर महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी का। और इस अकाउंट को क्रिएट करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल प्रीवियस अकाउंट की तरह ही रहेगा, बस यहाँ हमने अपने स्टेट का खास तौर पे ध्यान रखना है जो कि हरियाणा है, और साथ में जीएसटी नंबर को प्रॉपरली एंटर करना है। उसके बाद हम इस अकाउंट को भी सेव कर देंगे। और अब हमारी इस लिस्ट का नेक्स्ट अकाउंट है हमारे कस्टमर रिची रिच ट्रेडर्स का, लेकिन इस अकाउंट को भी हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हम इससे नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे बैंक का है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक के नाम को यहाँ एंटर करने के बाद इसमें भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका ग्रुप सेलेक्ट करना। और बैंक में क्योंकि हमारा ये करंट अकाउंट है इसलिए इसका ग्रुप रहेगा बैंक। और उसके बाद इसमें जितनी यहाँ पे रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है ये सारी ऑप्शनल है, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, स्विफ्ट कोड। बैंक को भी हम अपनी इस लिस्ट से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, लेकिन हम इसे अगर एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर को बैंक के साथ कनेक्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। और उसके बाद हम रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हुए जैसे इसका एड्रेस, स्टेट और साथ में इसका जीएसटी नंबर अगर हमारे पास अवेलेबल है, इस अकाउंट को भी हम एक नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। देखिए, अब हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट अकाउंट है रेंट का, जो कि हमारा एक बिजनेस एक्सपेंसेस है और साथ में इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। और एक अकाउंट है फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो कि फिक्स्ड एसेट्स का है और इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल है। इन दोनों अकाउंट्स को हम इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करने के बाद क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारी इस कंपनी में मेनली जो जीएसटी की सेटिंग है वो इन्वेंट्री मास्टर्स के साथ होगी। तो पहले हम उस सेटिंग को समझेंगे, बाद में इसको। अब इनके अलावा हमने नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करना है अपने लैंडलॉर्ड आर.के. वर्मा का। देखिए, लैंडलॉर्ड का हमारी कंपनी के लिए स्टेटस है सप्लायर ऑफ सर्विसेज और सप्लायर को हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। यानी इस अकाउंट के लिए भी हमने वैसे ही इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है जैसे कि हम एक नॉर्मल सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट करते हैं।
अब हमारा एक सप्लायर और है सुरेश एंड कंपनी, जिससे हमने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं। अब ये अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही क्रिएट होगा जैसे कि हमने दूसरे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अकाउंट क्रिएट किए हैं। इसमें भी हमने इसके स्टेट को, इसकी जीएसटी डिटेल को प्रॉपरली यहाँ पे एंटर करके इस अकाउंट को सेव करना है। और अब जीएसटी टैक्स के ये जो हमारे 3 अकाउंट हैं इन्हें भी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं सीजीएसटी अकाउंट, और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस। और अब यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी में हम सिलेक्ट करेंगे जीएसटी। लेकिन देखिए जीएसटी भी हमारी 4 टाइप की होती है, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड और साथ में सेस। लेकिन ये हमारा सेंट्रल टैक्स है तो अकॉर्डिंगली हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हमें यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करना, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे केस में जीएसटी टैक्स रेट की सेटिंग हम आइटम्स के साथ करेंगे। और राउंडिंग मेथड को फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल पे सेट कर लेते हैं। और इसके साथ ही जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, हम इस अकाउंट को भी सेव कर देते हैं। चलिए जीएसटी का अब हम नेक्स्ट अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, एसजीएसटी अकाउंट। और ये अकाउंट भी क्रिएट होगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी इसमें भी जीएसटी रहेगी, लेकिन ये हमारा स्टेट टैक्स है। अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज यहाँ पे भी हम एंटर नहीं करेंगे। राउंडिंग अगेन हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और उसके बाद इस अकाउंट को भी हम सेव कर लेते हैं। और अब हम क्रिएट करते हैं जीएसटी का नेक्स्ट अकाउंट, आईजीएसटी। और ये अकाउंट भी अगेन ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही क्रिएट होगा। टाइप ऑफ ड्यूटी इसमें भी जीएसटी रहेगा, लेकिन इसका जो टाइप ऑफ टैक्स है वो इंटीग्रेटेड रहेगा। एंड परसेंटेज यहाँ पे भी हम एंटर नहीं करेंगे, इसे भी हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। बस इस स्क्रीन को हमें एक्सेप्ट करके सेव करना है। देखिए अब हमारे इस लिस्ट के रेंट और फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। और अब अगर हम किसी अकाउंट को अल्टर करना चाहें या फिर अपने अकाउंट्स की लिस्ट देखना चाहें तो उसके लिए हम चलेंगे इस अल्टर ऑप्शन में, और यहाँ अगेन हम लेजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए ये वो सारे के सारे अकाउंट हैं जो अभी हमने क्रिएट किए। और अगर हम किसी अकाउंट को यहाँ पे अल्टर करना चाहें तो जस्ट उस पर क्लिक करके हम उसे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अकाउंट्स की लिस्ट सिर्फ व्यू करना चाहें तो उसके लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी जा सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें सारे के सारे अकाउंट्स की लिस्ट ग्रुप वाइज ही हमें डिस्प्ले में मिलेगी। और अब हम क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स, यानी उन आइटम्स के अकाउंट जिनमें हमारी कंपनी डील करती है। और इसके लिए भी हम मास्टर्स के इस क्रिएट ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें जाना है यहाँ इन्वेंट्री मास्टर्स में। देखिए जो हमारी आइटम्स हैं वो क्रिएट होती हैं स्टॉक आइटम इस ऑप्शन के अंडर, लेकिन आइटम क्रिएट करने से पहले हमें यूनिट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो वहाँ हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में हमें एक बात और ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है कि जब हम अपनी कंपनी में काम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करते हैं तो वहाँ जीएसटी के जो टैक्स रेट हैं वो हमें आइटम के साथ सेट करने होते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। और टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी के रेट 3 अलग अलग लेयर पे हम सेट कर सकते हैं। कंपनी लेवल पे भी हम सेट कर सकते हैं, ग्रुप लेवल पे भी, और साथ में मास्टर लेवल पे भी। और अगर हम ग्रुप लेवल पे जीएसटी के रेट सेट करना चाहें, जो कि सबसे रिकमेंडेड मेथड है, तो उसके लिए हमें ये जीएसटी क्लासिफिकेशंस पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत हम जीएसटी क्लासिफिकेशन को क्रिएट करने से ही करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या। बेसिकली जिन आइटम का जीएसटी टैक्स रेट और एचएसएन कोड सेम होता है, उस ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए हम एक क्लासिफिकेशन पहले ही डिफाइन कर देते हैं, जिसमें हम उसकी डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, टैक्स रेट और जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही डाल देते हैं। और जब हमें उस ग्रुप की किसी आइटम का अकाउंट क्रिएट करना होता है तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे बार बार एंटर नहीं करते, हमारी एक क्लिक से ही वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और अगर बाद में कभी गवर्नमेंट जीएसटी रेट या कोई और इन्फॉर्मेशन चेंज करती है तो उसे जस्ट हम क्लासिफिकेशन में ही अपडेट करेंगे और उससे वो उस ग्रुप की सारी आइटम्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। चलिए अब हम अपने आइटम्स के अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन है उन्हें तैयार करते हैं। और उसके लिए हमें अपने ट्रेडिंग गुड्स यानी आइटम्स को स्टडी करना पड़ेगा। और आइटम्स को स्टडी करने के लिए हम अपने परचेज या फिर सेल्स के इनवाइसेस को देख सकते हैं। जैसे ये हमारी परचेज का इनवाइस है, इसमें हमने 2 अलग अलग टाइप के लैपटॉप परचेज किए हैं। अब ये आइटम तो अलग अलग हैं और इनके मास्टर भी अलग अलग बनेंगे, लेकिन इनका एचएसएन और टैक्स रेट एक जैसा है। अब हम इनके लिए एक ही क्लासिफिकेशन क्रिएट करेंगे, और न सिर्फ ये 2 अकाउंट, इसके अलावा जितने भी हम अलग अलग टाइप के अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप्स परचेज करेंगे, कंप्यूटर्स परचेज करेंगे, अगर उनका टैक्स रेट और एचएसएन मैच करता है तो वो एक ही नेचर यानी एक ही ग्रुप के माने जाएंगे और उन सारों को हम एक ही क्लासिफिकेशन में रखेंगे। अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस क्लासिफिकेशन का नाम कुछ इस तरह से रख लेते हैं कि उसके नाम से ही हमें एचएसएन और टैक्स रेट पता चल जाए। जैसे कि हम इसका नाम रखते हैं जीएसटी 18% और साथ में हम यहाँ पे एचएसएन को भी मेंशन करेंगे, जो कि है 84713010
लेकिन हमें जीएसटी रिटर्न्स के लिए 6 डिजिट का ही एचएसएन मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो इसे भी हम अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में से हम नॉट एप्लीकेबल पे ही सेट करेंगे अगर इनमें से वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। देखिए अभी हमारी इस स्क्रीन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालने के सारे फीचर अनेबल नहीं हैं। उन्हें अनेबल करने के लिए हम जस्ट यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन सारे फीचर्स को हम येस पे सेट कर देंगे। और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी कॉलम अब अनेबल हो चुके हैं। तो चलिए अब हम जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है उसे भी एंटर करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में हम पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर्स लिख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ हमारा एचएसएन कोड है, जैसे कि हमने अपनी आइटम्स में वहाँ पे स्टडी किया था, उसे हम एंटर करेंगे। और हमारी ये आइटम नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है तो इसे नो पे सेट करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा अगर इनमें से वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। और अब इसमें नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी, जिसे हमें बहुत ध्यान से टैक्सेबल पे सेट करना है। और फिर है इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो यहाँ पे तो एप्लीकेबल नहीं है तो हम नो पे सेट करेंगे। इज इनलिजिबल फॉर आईटीसी, क्योंकि ये तो लिजिबल है इसलिए इसे हम नो पे सेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें अपनी आइटम का टैक्स रेट डालना है। इंटीग्रेटेड में जब हम टोटल टैक्स रेट डालेंगे तो सेंट्रल और स्टेट का ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ ही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अब कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम सेव करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी क्रिएट कर लेते हैं अपनी आइटम्स एलईडी टीवी के लिए, जिनकी कंप्लीट डिटेल हमें परचेज के इस इनवाइस में मिल जाएगी। अब देखिए इन एलईडी टीवीज का टैक्स रेट तो लैपटॉप्स की तरह 18% ही है, लेकिन इनका एचएसएन कोड डिफरेंट है और इसी वजह से इनकी हमें अलग क्लासिफिकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इस क्लासिफिकेशन का नाम भी हम पहले की तरह ही रख लेते हैं, GST@18%, लेकिन इसका एचएसएन कोड डिफरेंट रहेगा जो कि है 852872। डिस्क्रिप्शन में हम टीवी लिख देते हैं और एचएसएन कोड को हम यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे। नॉन जीएसटी गुड्स ये नहीं है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स रेट को मेंशन करते हुए इसको भी सेव करेंगे। देखिए अभी जो क्लासिफिकेशंस हमने क्रिएट की हैं इनको हम अल्टर ऑप्शन में जाके व्यू भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें हम अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अब हम अपने अगले स्टेप के लिए इस अल्टर ऑप्शन को चेंज करके अगेन क्रिएट ऑप्शन में आते हैं और यहाँ क्लासिफिकेशन के बाद अब हम क्रिएट करेंगे यूनिट्स। देखिए इस प्रोजेक्ट में हमारी सभी आइटम्स का एक ही यूनिट है, वो है पीसेज, तो इसका हम शॉर्ट सिंबल क्रिएट कर लेते हैं PCS। और यहाँ पे हम अपने पीसेज का जो प्रॉपर स्पेलिंग है यानी इसका फॉर्मल नेम है वो एंटर करेंगे। उसके बाद यूनिट ऑफ क्वांटिटी को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से इन्फॉर्मेशन यहीं से जाती है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस की बात करें तो हमारे केस में ये 0 रहेगा क्योंकि किसी भी आइटम को हम फ्रैक्शंस में नहीं बेचते। और अब हम स्क्रीन को एक्सेप्ट करके इसे सेव कर लेते हैं। देखिए अब हमने क्लासिफिकेशंस भी क्रिएट कर ली हैं, यूनिट भी क्रिएट हो चुका है और अब हम आइटम क्रिएट करने से पहले अगर चाहें तो ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं उसके यूज़ को। टैली में हमारे पास पहले से ही क्रिएटेड एक ग्रुप होता है प्राइमरी, और अगर हम चाहें तो अपने जितने भी आइटम्स के अकाउंट हैं इसी ग्रुप के अंडर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम प्राइमरी ग्रुप के अंडर भी कुछ और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली उनके अंडर हम आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें फ़िलहाल हम ग्रुप क्रिएट नहीं करते, सभी आइटम्स को हम प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही क्रिएट कर लेते हैं। चलिए अब हम आइटम्स के अकाउंट क्रिएट करने के लिए एंटर करते हैं स्टॉक आइटम इस ऑप्शन में। और अब हमारी इस लिस्ट में सबसे पहली आइटम है HP का लैपटॉप, जिसके नाम के प्रॉपर स्पेलिंग हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद ग्रुप हमारा प्राइमरी ही रहेगा जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप हमने क्रिएट किया भी नहीं। और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो एक ही यूनिट्स है हमारे पास, पीसीज जो हमने क्रिएट किया था, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आती है स्टैच्यूरी डिटेल, इसमें GST एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल पे सेट करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल को हम यस करेंगे और फिर हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे हमें इस आइटम का GST टैक्स रेट, उसकी डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को बतानी होती है। और अब इसके लिए अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो हम इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो हमारी मास्टर लेवल सेटिंग कहलाएगी, या फिर हम उन क्लासिफिकेशंस को यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने क्रिएट की थी, और उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और इसमें से हम उसे सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ हमारी इस आइटम का टैक्स रेट और साथ में HSN कोड मैच करेगा। और ऐसा करने से इस आइटम की सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को मिल जाएगी और रिमेनिंग फॉर्म बाईपास हो जाएगा। अब इसी सेटिंग को हमने नाम दिया था ग्रुप लेवल सेटिंग।
और इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड सेलेक्ट करेंगे एंड इसके साथ ही जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, इसे भी हम एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इस लिस्ट की सेकंड आइटम का मास्टर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप। इसका ग्रुप भी प्राइमरी रहेगा, यूनिट हम पीसी सिलेक्ट करेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल पे सेट करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करके यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे। उसके बाद टैक्स रेट और एचएसएन कोड को मैच करके हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम गुड सिलेक्ट करते हुए इस इन्फॉर्मेशन को भी सेव करेंगे। और अब हम सेम मेथड को यूज करते हुए अपनी आइटम नंबर 3 जिसका नाम है एलईडी टीवी 24 इंच, इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। और साथ में आइटम नंबर 4 जो कि है एलईडी टीवी 32 इंच, इसका अकाउंट भी सेम मेथड को यूज करते हुए ही हम क्रिएट कर देंगे। देखिए अभी तो हमने अपनी ये सारी आइटम्स प्राइमरी ग्रुप में ही क्रिएट की। अगर हम कोई फर्दर ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका मेथड कुछ इस तरह से रहेगा। हम इस ग्रुप ऑप्शन में जाएंगे और उस ग्रुप का एक नाम रखेंगे, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे ए कुछ ऐसे करके रख देते हैं। और ये ग्रुप एक सब पार्ट ही रहेगा हमारे मेन प्राइमरी ग्रुप का। एक ग्रुप हम और क्रिएट कर लेते हैं और जिसका नाम हम बी कुछ ऐसे करके रख लेते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट आइटम का मास्टर क्रिएट करने के लिए अगेन चलते हैं स्टॉक आइटम में। और अब हमारी इस लिस्ट की आइटम नंबर 5 का नाम है यूनी एयर स्प्लिट एसी 1.5 टन। और जब हम इस ग्रुप ऑप्शन पे आएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी ग्रुप के साथ साथ वो ग्रुप जो अभी हमने क्रिएट किए थे वो भी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। अब सपोज करो अपनी ये आइटम हम ग्रुप ए में रखना चाहते हैं तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। और यूनिट तो इस आइटम का भी पीसीज है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। और स्टैच्यूरी डिटेल का सिस्टम भी वही रहेगा, जीएसटी को एप्लीकेबल करके जैसे ही हम सेट अल्टर को यस करते हैं तो अगेन ये स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए अगर तो इस आइटम के लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन है तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हमें नई क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसके लिए यहीं पे हमारे पास ये शॉर्टकट अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अगेन ये क्लासिफिकेशन क्रिएट करने की स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएगी। और आगे का मेथड बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम इस क्लासिफिकेशन को सेव करेंगे तो हमारी इस आइटम के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई भी हो जाएगी। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में हमें जस्ट यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करते हुए इस अकाउंट को भी हम सेव कर देंगे। और अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी इस आइटम लिस्ट का लास्ट अकाउंट जो कि है यूनी एयर स्प्लिट एसी 2 टन। इसको भी हम अंडर ग्रुप ए ही रख लेते हैं। और अगर हम यूनिट की बात करें तो वो तो पीसीज ही रहेगा। स्टैच्यूरी डिटेल में अगेन जीएसटी हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं। अब देखिए वैसे तो इस प्रेजेंट स्टेप को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो हम नई क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर हम नई क्लासिफिकेशन क्रिएट करने की बजाय इस सेटिंग को मास्टर लेवल पे करना चाहें तो उसके लिए जस्ट हम यहाँ अनआइडेंटिफाई को सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे इस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही फिलअप करेंगे जैसे कि हम क्लासिफिकेशन क्रिएट करते टाइम करते हैं, जैसे इसकी डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड और जितनी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें टैक्स रेट वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। और फिर इसमें भी हम यहाँ पे गुड सेलेक्ट करके इसे सेव कर देते हैं। देखिए अब हमारी सभी आइटम्स के अकाउंट प्रॉपरली क्रिएट हो चुके हैं और इनकी लिस्ट को व्यू करने के लिए अगेन हम इस अल्टर ऑप्शन में जाके स्टॉक आइटम पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसे हम यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। अगर किसी आइटम को हम अल्टर करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। और साथ में इनके अलावा कोई और अगर हम नई आइटम क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए शॉर्टकट भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए ये हमारी फाइनल लिस्ट ऑफ मास्टर्स है इस प्रोजेक्ट की। इसमें से 2 अकाउंट यूनी एयर और रिची रिच ट्रेडर्स को हम बाद में क्रिएट करेंगे जैसे कि हमने डिस्कस किया था। रेंट अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट को हम अभी क्रिएट कर लेते हैं और रिमेनिंग सारे अकाउंट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। ये सारे अकाउंट हमारे पास इस लिस्ट में भी अवेलेबल है। तो चलिए अब जो हमारे पेंडिंग अकाउंट है उनको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। और पहले हम ले लेते हैं रेंट अकाउंट जो कि हमारा एक बिजनेस एक्सपेंसेस है और इसकी नेचर भी ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसका रेलिवेंट ग्रुप यही रहेगा। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में हम नॉट एप्लीकेबल को सेट करेंगे। और अगर हम स्टैच्यूरी डिटेल की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस केस में क्योंकि रेंट हमारी एक टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई है, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है। अब जिन अकाउंट के साथ इन्वेंट्री लिंक होती है जैसे परचेज और सेल्स अकाउंट, उस केस में तो जीएसटी के जो टैक्स रेट हैं हम आइटम के साथ सेट करते हैं। लेकिन जिन अकाउंट के साथ इन्वेंट्री लिंक नहीं होती उनके जीएसटी रेट हमें यहीं पे सेट करने पड़ेंगे। अब इसके लिए जीएसटी को तो हम एप्लीकेबल करेंगे ही और साथ में सेट अल्टर डिटेल को यस करके यहाँ पे रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम बिल्कुल वैसे ही फिलअप करेंगे जैसे हमने आइटम के केस में किया था। अब देखिए यहाँ पे वो क्लासिफिकेशंस भी रिफ्लेक्टेड हैं जो हमने पहले क्रिएट की थी, लेकिन इनमें से किसी भी क्लासिफिकेशन के साथ रेंट का सर्विस अकाउंट कोड मैच नहीं करेगा। और अब ऐसी सिचुएशन में या तो हम नई क्लासिफिकेशन क्रिएट करते हैं या फिर यहाँ अनआइडेंटिफाई पे क्लिक करके इंडिविजुअली मास्टर लेवल पे सेटिंग कर सकते हैं क्योंकि इस ग्रुप में कोई दूसरा अकाउंट हमने क्रिएट नहीं करना।
और अब इसमें रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल वैसे ही आएगी। यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे, उसके बाद रेंट का जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है उसे हम यहाँ एंटर करेंगे। देन ये नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में भी यहाँ नॉट एप्लीकेबल हम करेंगे। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेट करेंगे और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसका जीएसटी रेट। और अब यहाँ सर्विस को सिलेक्ट करते हुए इस अकाउंट को हम सेव कर देंगे। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट जिसका नाम है फर्नीचर एंड फिक्सचर, और ये हमारी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसका रेलिवेंट ग्रुप भी यही रहेगा, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। और अब आगे है स्टैट्यूटरी डिटेल, जिसमें जीएसटी की सेटिंग हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपने एक्सपेंसेस के अकाउंट के केस में की थी। बस इसमें जो डिटेल है जिसमें डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, टैक्स रेट, वो इस आइटम के आएंगे, यानी फर्नीचर एंड फिक्सचर के। और इसके साथ ही हमारे ये सारे के सारे रिक्वायर्ड अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। और अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, जिसमें डिस्कस करेंगे कि बिजनेस की डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। और उसके लिए हमें जानना होगा ट्रांजैक्शंस के इस वॉचर ऑप्शन में, जैसे कि हम जानते ही हैं। और यहाँ हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये वो एरिया है जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन की डिटेल आती है, और साथ में हमारी हेल्प के लिए यहाँ साइड में बहुत सारे बटन्स भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे वो डेट डिस्प्ले होती है जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, और साथ में यहाँ लेफ्ट साइड में वो वॉचर टाइप डिस्प्ले होता है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, टैली सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए उसकी नेचर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ अलग अलग वॉचर टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट्स, जर्नल, सेल्स, परचेज, और साथ में कुछ अदर वॉचर्स भी हैं। लेकिन अब यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब हम अपनी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ये कैसे डिसाइड होगा कि वो ट्रांजैक्शन कौन से वॉचर टाइप में रिकॉर्ड होगी। तो चलिए इसी बात को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सो दैट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। और इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा की, जिसका शॉर्टकट होता है F4। देखिए, कॉन्ट्रा ऑप्शन में ट्रांजैक्शन उसी सिचुएशन में रिकॉर्ड होती है जब हम अपने ही बैंक से कैश विड्रॉल कराते हैं, या फिर अपने बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, या फिर हम अपने एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हमारी जर्नल एंट्री में जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो कैश या बैंक के अलावा कोई और नहीं हो सकते। यानी यहाँ पे कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, या फिर बैंक टू बैंक, यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है। और अब इसमें नेक्स्ट वॉचर टाइप है पेमेंट, जिसका शॉर्टकट है F5। देखिए, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चलता है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, और पेमेंट नॉर्मली दो तरीके से हो सकती है, या तो हम किसी को कैश पे करेंगे या फिर बैंक से करेंगे। जब हम कैश पे करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट होता है, और जब हम पेमेंट बैंक से करते हैं, चाहे चेक हो या फिर ऑनलाइन मोड, वहाँ हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी यहाँ पे सिंपल सी हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी जर्नल एंट्री में या तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो या फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो। अगर कोई भी एक अकाउंट क्रेडिट होता है तो उस एंट्री को हम पेमेंट ऑप्शन में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम रिसिप्ट्स की बात करें, जिसका वॉचर टाइप होता है F6। देखिए, रिसिप्ट्स का सिंपल सा मीनिंग होता है पैसे आना। यानी जब हम कोई अमाउंट अपने बिजनेस में रिसीव करते हैं उसे ही हम नॉर्मली रिसिप्ट्स बोलते हैं। और रिसिप्ट्स हमें दो तरीके से हो सकती है, हमारे पास कैश भी आ सकता है, या फिर पैसे हमारे बैंक में भी आ सकते हैं, चाहे वो चेक से आएँ या किसी ऑनलाइन मोड से। और जब हमें कैश आता है, हमारी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट होता है। जब पैसे बैंक में आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। यानी अगर हमारी जर्नल एंट्री में कैश या बैंक में से कोई भी एक अकाउंट डेबिट हो तो वो ट्रांजैक्शन हमारी रिसीप्ट्स वॉचर टाइप में रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट वॉचर टाइप है जर्नल, जिसका शॉर्टकट होता है F7, लेकिन इसे हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। और अब इसमें नेक्स्ट वॉचर टाइप है सेल्स, जिसका शॉर्टकट होता है F8। देखिए, सेल्स हम उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं जो हमारी ट्रेडिंग गुड्स को बेचने से रिलेटेड होती है। यानी जिस प्रोडक्ट में हमारी कंपनी डील करती है, जब हम उसे बेचते हैं तो वो होती है सेल्स। और सर्विसेज के केस में जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब यही ट्रांजैक्शंस हमारे सेल्स वॉचर टाइप में रिकॉर्ड होती हैं। और अब नेक्स्ट वॉचर टाइप है परचेज, जिसका शॉर्टकट होता है F9। देखिए, परचेज का मीनिंग होता है ट्रेडिंग गुड्स को खरीदना। मैन्युफैक्चरिंग के केस में रॉ मटेरियल। अब यही ट्रांजैक्शन हमारे परचेज वॉचर टाइप में रिकॉर्ड होती हैं। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो उसमें परचेज का टेक्निकल मीनिंग होता है इनवर्ड सप्लाई, और वहाँ पे हम एक्सपेंसेस को भी इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं, और साथ में फिक्स्ड एसेट्स को भी। यानी जब हम जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से इनवर्ड सप्लाई की ट्रांजैक्शंस आईटीसी लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं तो उस सिचुएशन में एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स की ट्रांजैक्शन भी परचेज वॉचर टाइप में होती हैं।
तो चलिए अब हम जर्नल वॉचर टाइप को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें सिंपल सी बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन रिमेनिंग 5 किसी भी वॉचर टाइप में एडजस्ट हो जाएं तो ठीक है, जो किसी दूसरे वॉचर टाइप में रिकॉर्ड नहीं होंगी वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जर्नल वॉचर टाइप में। देखिए टैली सॉफ्टवेयर में इन सभी वॉचर टाइप्स को न सिर्फ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली हर रिक्वायरमेंट को पूरा करे, बल्कि हम इनको अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसे हम कॉन्ट्रा को सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं तो इस वॉचर टाइप को एडजस्ट करने के यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद इसी तरह से अगर हम पेमेंट वॉचर टाइप को सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इसको एडजस्ट करने के हमारे पास अलग से फीचर मिल जाएंगे। एंड सिमिलरली अगर हम रिसीप्ट्स को अलग से कॉन्फ़िगर करना चाहें तो ये अलग से कॉन्फ़िगर हो जाएगा और इससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। जर्नल को भी हम अलग से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। एंड ऐसे ही ये हम सेल्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके बाद हम परचेज को भी अलग से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। देखिए अपनी अब तक की इस क्लास में हम ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे मास्टर्स भी क्रिएट हो चुके हैं और फाइनली अब हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी ये पहली ट्रांजैक्शन जिसमें हमने कुछ ऐसी आइटम्स परचेज की हैं जिसमें हमारी कंपनी डील करती है। और अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि ये ट्रांजैक्शन कौन से वॉचर टाइप में रिकॉर्ड होगी, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट्स, जर्नल, सेल्स या फिर परचेज। देखिए हमारी अब तक की डिस्कशन से ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारा वॉचर टाइप होगा परचेज। लेकिन परचेज वॉचर टाइप में भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के कुछ अलग अलग मोड अवेलेबल हैं, जैसे कि हम एज ए आइटम इनवाइस भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, अकाउंटिंग इनवाइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एज वॉचर भी। देखिए इसकी सिलेक्शन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि न सिर्फ इनमें फीचर्स का फ़र्क होता है बल्कि इनका फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है, जैसे कि ये हमारा एज वॉचर मोड है। और अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो जीएसटी की ऑटो कैलकुलेशन सिर्फ इनवाइस मोड में ही होती है। अब जिन ट्रांजैक्शंस के साथ हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते वो अकाउंटिंग इनवाइस में रिकॉर्ड होती है और जिनके साथ हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं वो आइटम इनवाइस में रिकॉर्ड होंगी। यानी हम अपनी इस प्रेजेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे परचेज के आइटम इनवाइस मोड में। और अब वॉचर टाइप सेलेक्ट करने के बाद रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से फिलअप होगी। यहाँ एंटर करेंगे हम सप्लायर का इनवाइस नंबर जो कि है 002। उसके बाद हमारे इनवाइस की डेट आएगी। देखिए यहाँ राइट साइड में जो हमारे पास डेट होती है ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की डेट होती है और कई बार इसमें और इनवाइस डेट में डिफरेंस होता है, इसलिए इसे हमें बहुत ध्यान से एंटर करना चाहिए क्योंकि जीएसटी रिटर्न में इनवाइस की डेट यहीं से जाएगी। और अब इसमें नेक्स्ट कॉलम है पार्टी नेम जो कि है दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स और इसका अकाउंट भी पहले से ही क्रिएटेड है, यानी अब तो हम इसे जस्ट सेलेक्ट ही करेंगे। और अब इसके साथ ही इसमें अगला ऑप्शन आया है रिसीप्ट डिटेल। देखिए ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी है, इसमें चाहे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन डाल भी सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं और अगर ये फीचर हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है तो इसे हम डिसेबल भी कर सकते हैं। और ऐसे ही इसमें हमारा ये नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें पार्टी डिटेल आती है। वैसे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने मास्टर क्रिएट करते टाइम फिलअप करके रखी है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कुछ डिफरेंट है तो उसे हम चेंज भी कर सकते हैं और अगर ये भी हमें रिक्वायर्ड ना हो तो इसे भी हम फीचर ऑप्शन में डिसेबल कर सकते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट कॉलम है परचेज लेजर जो कि हमने पहले से ही क्रिएट करके रखा है परचेज अकाउंट के नाम से। और अब इसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में डालनी है हमें आइटम की डिटेल। और इस इनवाइस में हमने पहली आइटम परचेज की है एचपी का लैपटॉप जिसका मास्टर भी हमने पहले से ही क्रिएट करके रखा है, अब तो जस्ट यहाँ हमें सेलेक्ट ही करना है। और अब आइटम के अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आई है आइटम एलोकेशन से रिलेटेड, जिसके जरिए हम डिलीवरी नोट, परचेज ऑर्डर, रिसीप्ट्स नोट और सेल्स ऑर्डर को सेल्स इनवाइस के साथ लिंक कर सकते हैं। और अगर हमें आइटम एलोकेशंस की ज़रूरत नहीं है तो इस स्क्रीन को हम डिसेबल भी कर सकते हैं, जिसका प्रोसीजर मैं अपकमिंग ट्रांजेक्शन्स में बताऊंगा। वैसे अपनी इस ट्रांजेक्शन में हम ट्रैकिंग नंबर्स तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन इसी स्क्रीन को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ट्रैकिंग आईडी में हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वांटिटी हमारी यहाँ पे आएगी 5 पीसेस और नेक्स्ट कॉलम है रेट का जो कि है 32,500। इसे हम एंटर करेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे एंड ऑफ द लिस्ट। और अब ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी दूसरी आइटम को भी एंटर करेंगे जिसका नाम है एप्पल मैकबुक एयर। इस अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी में यहाँ पे हमारे आएगी 2 पीसेज।
रेट है 90,000 पर पीस, टोटल अमाउंट बनेगा 180। उसके बाद हम एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे। अब देखिए हमारी दोनों आइटम तो यहाँ पे प्रॉपरली फिलअप हो चुकी हैं और ये टोटल भी हमारे इनवाइस के साथ मैच करता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे CGST और SGST। चलिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं CGST का अकाउंट। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए इसका अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अब हम स्टेट GST यानी SGST के अकाउंट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं इसका अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है। और अगर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमसे मास्टर्स की सेटिंग में कोई मिस्टेक हुई है। और अब इसमें नेक्स्ट है प्रोवाइड ई-वे बिल डिटेल, जिसे हम अपनी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आएगी नरेशन। चलिए हम अपने सप्लायर का इनवाइस नंबर ही इसमें मेंशन कर देते हैं। और अब इसके साथ ही हमारी इस ट्रांजैक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपर फिलअप हो चुकी है। अब इसे हम एक्सेप्ट करके सेव कर देते हैं। और अब हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज किए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने कुछ LED टीवीज वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किए हैं। वैसे तो ये ट्रांजैक्शन भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन की तरह ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड करते हुए कुछ फीचर्स भी सेट करेंगे। और हमारी ये ट्रांजैक्शन 2 अप्रैल की है, तो चलिए सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ पे सप्लायर के इनवाइस नंबर को टाइप करेंगे। उसके बाद इनवाइस की डेट आएगी, देन पार्टी नेम में हमारा वीडियो मैक्स इंटरनेशनल आएगा। लेकिन फिर यहाँ पे रिसीप्ट्स डिटेल की ये स्क्रीन आई है, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसे हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर सकते हैं। और इसके लिए या तो हम F12 प्रेस करेंगे या फिर इस कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें प्रोवाइड सप्लायर्स डिटेल है, इसे हम नो कर देते हैं। उसके बाद प्रोवाइड रिसीप्ट्स ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल है, इसे भी हम नो पे सेट करके इस स्क्रीन को सेव कर देते हैं। और अब हम जब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। पार्टी नेम से डायरेक्टली ये परचेज लेजर पे आ जाएगा, जिसमें हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हम सिलेक्ट करेंगे इस इनवाइस की पहली आइटम, जो कि है 24 इंच LED टीवी। देखिए अब अगेन यहाँ पे आइटम एलोकेशन की स्क्रीन आई है। अगर तो हम यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर यूज़ करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे यूज़ नहीं करते तो हमारे लिए ये स्क्रीन काफ़ी डिस्टर्बिंग रहती है। ये एंट्री तो हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले हम इस स्क्रीन को डिसेबल करके इसे नॉर्मल मोड में सेट करेंगे। और अब इस इनवाइस में क्वांटिटी है 6 पीस और आफ्टर डिस्काउंट जो हमारा टोटल अमाउंट है उसे हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अब हम अपनी नेक्स्ट आइटम को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि 32 इंच का टीवी है। इसकी क्वांटिटी 4 पीस है और आफ्टर डिस्काउंट इसका भी हम अमाउंट एंटर कर देंगे। और अब आइटम्स की डिटेल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे IGST, क्योंकि ये एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। और अब हम इस ट्रांजैक्शन में भी देख सकते हैं GST का अमाउंट ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद हम इसमें नरेशन टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को भी एक नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली सेव कर देते हैं। और अब परचेज की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हम आइटम एलोकेशन को डिसेबल करेंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। और उसके लिए हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। उसके बाद हमें क्लिक करना है मास्टर्स के इस अल्टर ऑप्शन पे और फिर हमें एंटर करना है इस वॉचर टाइप्स में। और यहाँ पे कुल मिला के 4 ऐसे वॉचर टाइप हैं जो हमें इनएक्टिव करने पड़ेंगे। इनमें पहला है डिलीवरी नोट। अब इसे इनएक्टिव करने के लिए हमें इस पे क्लिक करना है और इसमें हमें एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक्टिव दिस वॉचर टाइप, इसे हमें नो पे सेट करना है। उसके बाद हम Ctrl+A प्रेस करके यानी इस स्क्रीन को सेव करके यहाँ से एग्जिट करेंगे। और अब हमें नेक्स्ट वॉचर टाइप डीएक्टिवेट करना है परचेज ऑर्डर। अब इसका प्रोसीजर भी वही रहेगा, एक्टिव दिस वॉचर टाइप को हम नो पे सेट करेंगे और सेव करके यहाँ से एग्जिट करेंगे। और अब इसके बाद हम इनएक्टिव करेंगे रिसीप्ट्स नोट को और इसका प्रोसीजर भी वही, एक्टिव दिस वॉचर को हम नो पे सेट करेंगे, सेव करके यहाँ से एग्जिट करेंगे। और अब हमारा 4th वॉचर टाइप है जिसे हम इनएक्टिव करेंगे सेल्स ऑर्डर, इसे भी हमें यहाँ पे नो पे सेट करना है, उसके बाद सेव करके यहाँ से एग्जिट करना है। देखिए अगर हम इन चारों वॉचर टाइप को डिसेबल कर देते हैं तो उसके बाद आइटम एलोकेशन हमारी परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो चलिए अब हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज किए 3rd ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने कुछ एयर कंडीशनर्स परचेज किए हैं। और ये ट्रांजैक्शन है 3 अप्रैल की। सबसे पहले हम इसकी डेट सेट कर लेते हैं और इनवाइस नंबर है 2701, डेट है 3 अप्रैल। और इस ट्रांजैक्शन में हमारा सप्लायर है यूनिएयर एयरकॉन, जिसका अकाउंट अभी तक क्रिएटेड नहीं है। और अब इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए जस्ट हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पे अकाउंट का नाम टाइप करने के बाद इसका ग्रुप हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने सप्लायर का यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालेंगे और उसके स्टेशन को यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करेंगे। देन उसकी जो जीएसटी से रिलेटेड डिटेल है, जैसे कि उसका जीएसटी नंबर, इसे डालते हुए इस अकाउंट को हम सेव करेंगे और उसके बाद ये अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट हो जाएगा। और अब यहाँ परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद बारी आएगी नेम ऑफ आइटम्स की, और हमारी पहली आइटम है 1.5 टन एसी। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारी आइटम एलोकेशन की स्क्रीन थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब हम आइटम के क्वांटिटी और रेट को यहीं पे एंटर करेंगे। जैसे इसकी क्वांटिटी है 2 पीस, रेट है 20,000 और उसके बाद नेक्स्ट आइटम है 2 टन एसी, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी है 10 पीस, रेट है 24,000, आइटम्स की टोटल वैल्यू बन जाएगी 2,80,000। और अब हमारा नेक्स्ट काम रहेगा, इसमें हम आईजीएसटी ऐड करेंगे क्योंकि ये एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है और जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं जीएसटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके ऐड हो जाएगी 28% के रेट से, जैसे कि हमने सेटिंग की हुई है। और अब हम लास्ट में इसकी नरेशन टाइप करेंगे और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को भी हम एक नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही सेव कर देंगे। एंड इन दिस वे हम देख भी सकते हैं हमारी ये ट्रांजैक्शन सारी सेटिंग्स करने के बाद कितने स्मूथली रिकॉर्ड हुई है। और अब हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शंस। देखिए परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस यहाँ पे हमें अपना वॉचर टाइप चेंज करके इसे सेल्स पे सेट करना है। और जो सेटिंग्स हम परचेज की ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस पे भी अप्लाई हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस पहली ट्रांजैक्शन से, जिसमें हमने एक लैपटॉप को सेल किया है। हमारी इस ट्रांजैक्शन की डेट है 1 अप्रैल, अकॉर्डिंगली इसे हम चेंज कर लेते हैं। पार्टी नेम में हमारे कस्टमर का अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे जो कि है मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। सेल्स लेजर हमारे पास एक ही है, सेल्स अकाउंट, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम हमारी एचपी का लैपटॉप है, क्वांटिटी 2 पीस है, रेट हमारा 35,000 है, अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो जीएसटी में हम सेलेक्ट करेंगे सीजीएसटी अकाउंट को, जिसका अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम एसजीएसटी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसका अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और अब इसमें नेक्स्ट है प्रोवाइड ई वे बिल डिटेल। देखिए अगर हम अपने इस इनवाइस का ई वे बिल भी जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे यस करेंगे और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके हम इसे ई वे बिल पोर्टल पे भेज सकते हैं। और अगर हम इस डिटेल की भी बात करें तो इसमें कंसाइनर डिटेल और कंसाइनी डिटेल तो कस्टमर के मास्टर से ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी। बस यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टर डिटेल, जिसमें हम ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिलअप करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस कितना है, ट्रांसपोर्टर नेम अगर कोई है तो वो कौन सा है, ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हीकल टाइप, और साथ में डॉक्यूमेंट नंबर और उसकी डेट। और इसी इन्फॉर्मेशन से हमारा ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन का जो लास्ट पार्ट है वो है नरेशन। इसमें हम अपने इनवाइस नंबर को टाइप कर सकते हैं जो कि है 501। एंड इन दिस वे हम देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपरली फिलअप है। बस अब हमें इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ सेव करना है। और अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे इस सेल्स वॉचर में ये जो नंबर होता है ये ना सिर्फ एक वॉचर नंबर है बल्कि यही हमारा सेल्स इनवाइस नंबर भी होता है टैली सॉफ्टवेयर में। देखिए वैसे तो इसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ही अपडेट होता है, लेकिन हम इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये सीरियल नंबर चेंज भी कर सकते हैं, इसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा ये सेल्स का नेक्स्ट इनवाइस है, अगर हम इसमें इनवाइस नंबर को देखें तो इनवाइस नंबर कुछ ऐसे मेंशन है DL/502। अब यही सेटिंग अगर हम टैली सॉफ्टवेयर में करना चाहें तो इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के इस अल्टर ऑप्शन में। अब यहाँ हमें जानना है अकाउंटिंग मास्टर्स के इस वॉचर टाइप ऑप्शन में, और इनमें से अब हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स वॉचर टाइप को। उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए अब हमारा ये सेल्स वॉचर टाइप ओपन हो चुका है और इसमें वॉचर नंबरिंग को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग। देखिए हम इसे ऑटोमेटिक पे भी सेट कर सकते हैं, मैनुअल पे भी सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड भी हो सकता है, लेकिन चलिए हम ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ये ऑप्शन है, इसे हमें येस पे सेट करना है। उसके बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी और इसमें सबसे पहले है स्टार्टिंग नंबर जो कि 1 पे सेट है। उसके बाद देखिए रीस्टार्ट नंबरिंग का हमारे पास ये ऑप्शन है। 1 अप्रैल 2021 से हम चाहते हैं कि हमारा इनवाइस नंबर 501 से शुरू हो
और इसकी जो पीरियोडिसिटी रहे यानी चेंज होने का पीरियड ईयरली रहे। उसके बाद है प्रीफिक्स डिटेल। देखिए ये जो हमारा इनवाइस नंबर है 501, अगर इससे पहले हम कोई करेक्टर ऐड करना चाहें उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे हमारे इनवाइस में प्रीफिक्स है DL, तो इसे हम ऐसे करके टाइप करेंगे DL और साथ में हम ओब्लिक लगा देंगे। और इसके बाद है सुफिक्स डिटेल। देखिए सुफिक्स वो नंबर होता है जो इनवाइस नंबर के बाद में लगता है। यहाँ सपोज करो हम फाइनेंशियल ईयर ऐड कर देते हैं जो कि है 2021-22। अब देखिए इस सेटिंग के साथ हमारा जो इनवाइस नंबर है वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। और अब हम इस स्क्रीन को सेव करके यहाँ से एग्जिट करेंगे एंड अगेन हम चलते हैं वाउचर्स में अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो वाउचर नंबर यानी इनवाइस नंबर है वो बिल्कुल वैसे ही अपीयर हुआ है जैसे हमने उसकी सेटिंग की थी। और अब रिमेनिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर तो बिल्कुल वही रहेगा। हम इसकी डेट चेंज कर लेते हैं जो कि है 2 अप्रैल। उसके बाद हमारा पार्टी नेम है महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। और अगर हम आइटम डिटेल की बात करें, हमारी पहली आइटम है LED TV 24 इंच जिसकी क्वांटिटी है 3 पीस, रेट है 13,800। सेकंड आइटम है LED TV 32 इंच जिसकी क्वांटिटी है 2 पीस, रेट है 14,900। और अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होने की वजह से हम IGST अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा एंड उसके बाद फाइनली हम इसकी नरेशन को टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को भी सेव करेंगे। और अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेल्स का एक कैश इनवाइस है जिसका नंबर है 503, डेट है 3 अप्रैल। तो चलिए सबसे पहले हम डेट को ही चेंज कर लेते हैं और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि इनवाइस नंबर ऑटोमेटिकली ही अपडेट हुआ है हमारी सेटिंग के अकॉर्डिंगली। और अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टी नेम में हम सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट को और उसके बाद का जो रिमेनिंग प्रोसीजर है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी तक हमने दूसरी सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। देखिए टैली सॉफ्टवेयर के जरिए हम अपने बिजनेस के सेल्स इनवाइस भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक GST कैलकुलेशन के साथ। अब इसका प्रोसीजर क्या रहेगा ये हम समझते हैं अपनी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए। देखिए जब हम सॉफ्टवेयर के जरिए ही सेल्स के इनवाइस जनरेट करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास इस तरह कोई इनवाइस तो नहीं होगा, लेकिन इनवाइस की डिटेल जरूर होगी जिसको पहले हम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका इनवाइस जनरेट होगा। जैसे हमारी इस ट्रांजैक्शन की डेट है 4 अप्रैल, इसे हम सेट करेंगे लेकिन हमारा इनवाइस नंबर 504 यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और अब रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन में यहाँ आएगा पार्टी का नेम जो कि है रिची रिच ट्रेडर्स, लेकिन अभी इसका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो चलिए पहले हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। और ये क्रिएट होगा अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर क्योंकि ये हमारा कस्टमर है। और उसके बाद हम इसमें रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन एंटर करते हुए इसे सेव करेंगे, यहाँ ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी हो जाएगा। और अब हम सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम है हमारी 1.5 टन AC जिसकी क्वांटिटी है 2 पीस, रेट है 22,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा 2 टन AC, क्वांटिटी है 1 पीस, रेट है 25,000। और अब हम ऐड करेंगे CGST अकाउंट और साथ में SGST अकाउंट। उसके बाद हम नरेशन को एंटर करते हुए एक बार इस ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे। और उसके बाद अगेन अगर हम इसे स्क्रीन पे लेके आना चाहें तो हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे पेज अप, और इसे यूज करने के बाद अब हम देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हमारी स्क्रीन पे है। अब इसके इनवाइस को हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्लिक करना होगा इस प्रिंट ऑप्शन पे। और यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम इस इनवाइस को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं और साथ में इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका प्रीव्यू। देखिए ये है हमारा सॉफ्टवेयर जनरेटेड सेल्स इनवाइस। इसमें हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। इनवाइस नंबर जैसे कि हमने सेटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही आया है। उसके बाद हम डेट को देख सकते हैं, कंसाइनी, बायर की डिटेल, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में हमारी वैसे ही आइटम्स अवेलेबल है। साथ में HSN, क्वांटिटी, रेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और नीचे इसमें GST कैलकुलेशन की डिटेल भी है। अब इस इनवाइस को अगर हम फर्दर कॉन्फ़िगर करना चाहें तो उसके लिए जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इनमें से किसी भी कॉलम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कितनी नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करनी है, पेपर की मार्जिन क्या रहेगी, ये सारी सेटिंग्स इसमें अवेलेबल हैं। और जब हम इस इनवाइस को प्रिंट करना चाहें तो जस्ट हमें प्रिंट पे ही क्लिक करना है, इनवाइस प्रिंट हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये मेथड रहेगा सेल्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके उसका इनवाइस जनरेट करने का। और अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि रिलेटेड है हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस से। और इसमें हमने एक रेंट का इनवाइस इंक्लूड किया है जो कि रिसीव हुआ है हमें हमारे लैंडलॉर्ड RK वर्मा से, और उसने रेंट के साथ साथ हमसे GST भी कलेक्ट किया है।
देखिए, जब हम एक बिजनेस एक्सपेंसेस को जीएसटी में आईटीसी लेने के प्रोस्पेक्टिव से रिकॉर्ड करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर में वो रिकॉर्ड होती है परचेज वॉचर टाइप में, क्योंकि इसी वॉचर टाइप में जीएसटी की ऑटो कैलकुलेशन भी होती है और दूसरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को भी हम इसी में फिलअप कर पाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये ट्रांजेक्शन हम जर्नल वॉचर टाइप में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अपना वॉचर टाइप परचेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन की डेट है 1 अप्रैल, इसे हम चेंज करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारी इस ट्रांजैक्शन में इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम आइटम इनवाइस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है सिर्फ अकाउंटिंग इनवाइस मोड में, और इसे चेंज करने के लिए हम यहाँ जस्ट चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है अकाउंटिंग इनवाइस ये मोड। और अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इसमें हम रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से फिलअप करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा सप्लायर इनवाइस नंबर जो कि है 45, फिर इनवाइस की डेट, पार्टी नेम में हमारे लैंडलॉर्ड का अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे जो कि है आरके वर्मा। और अब यहाँ पर्टिकुलर्स में हमें सेलेक्ट करना होगा अपने एक्सपेंसेस यानी रेंट के अकाउंट को, और इसका अमाउंट है 50,000। इसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद हम अपने इनवाइस के हिसाब से इसमें सीजीएसटी ऐड करेंगे जिसका अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम एसजीएसटी ऐड करेंगे जिसका भी अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनली हम इसमें नरेशन टाइप करने के बाद इस इनवाइस को सेव कर देंगे। और अगर हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की, जिसमें हमने फर्नीचर परचेज किया है सुरेश एंड कंपनी से, और उसने हमसे फर्नीचर की वैल्यू के साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी लिया है। अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की सेटिंग और साथ में प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस की रिकॉर्ड की थी, यानी इसमें भी वॉचर टाइप परचेज ही रहेगा और मोड रहेगा अकाउंटिंग इनवाइस। और अब इस ट्रांजैक्शन की डेट है 5 अप्रैल, सप्लायर्स इनवाइस नंबर है 123, इसकी डेट है 5 अप्रैल। पार्टी नेम में हमारे यहाँ सप्लायर का नाम आएगा सुरेश एंड कंपनी। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम अपने फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि है फर्नीचर एंड फिक्चर, देन उसका अमाउंट हम यहाँ पे टाइप करेंगे। और अब हम इनवाइस के अकॉर्डिंगली इसमें सीजीएसटी ऐड करेंगे और साथ में हम एसजीएसटी ऐड करेंगे जिसका अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसकी भी नरेशन टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे। देखिए, अभी तक जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं, चाहे वो सेल्स की हैं, परचेज की हैं, एक्सपेंसेस या फिर फिक्स्ड एसेट्स की हैं, इन सब का रिलेशन जीएसटी रिटर्न्स के साथ है। हमारी ये ट्रांजैक्शंस तभी करेक्ट मानी जाएंगी जब ये फाइनेंशियल बुक्स के साथ साथ जीएसटी रिटर्न्स में भी प्रॉपर मैनर में अपने रिलेटेड टेबल में रिफ्लेक्ट होंगी। चलिए, अब हम रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले अपनी इन ट्रांजैक्शंस को एक बार जीएसटी रिटर्न्स में चेक करते हैं। और उसके लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स पे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं GSTR1, GSTR2 और GSTR3B के ऑप्शंस हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। देखिए, अब इनमें से GSTR1 हमारी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न है, यानी हमारे सारे सेल्स के इनवाइस इसी में रिफ्लेक्ट होंगे। और GSTR2 हमारी इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न है, इसमें हमारे परचेज, एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स के इनवाइस रिफ्लेक्ट होंगे। GSTR3B टैक्स पेमेंट की रिटर्न होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम GSTR2 यानी इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न को देखते हैं, और ये है अप्रैल 21 की GSTR2। देखिए, वैसे तो अभी तक हमने कुल मिला के 9 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं, जिनमें से 4 ट्रांजेक्शन है सेल्स की, जो कि इस रिटर्न के लिए तो नॉट रेलिवेंट हैं बट रिफ्लेक्ट होंगी GSTR1 में। और रिमेनिंग 5 ट्रांजेक्शंस, जिसमें से 3 परचेज की हैं, एक एक्सपेंसेस और एक फिक्स्ड एसेट्स की है, ये रिफ्लेक्ट होंगी इस रिटर्न के B2B सेक्शन में। यहाँ क्लिक करके इनकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। अब जो इनवाइसेस हमने इनवर्ड सप्लाई के रिकॉर्ड किए थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे लैंडलॉर्ड आरके वर्मा का जीएसटी नंबर उसके मास्टर में अपडेटेड न होने की वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं है। और अब इसका रिजल्ट ये है, हमारी एक ट्रांजैक्शन इनवाइस विद मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन में रिफ्लेक्टेड है। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर हमें प्रॉब्लम तक ले जाएगा। देखिए, यहाँ पे इसने जीएसटी नंबर की बात कही है, और अगर हम इस नंबर को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे सभी इनवाइसेस का स्टेटस रेडी फॉर रिटर्न हो चुका है, और साथ में B2B इनवाइसेस का हमारा ये टेबल भी अपडेट हो चुका है। चलिए, अब इसके बाद हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न भी देख लेते हैं, जो कि है GSTR1। देखिए, इसमें कुल मिला के हमारी सेल्स की 4 ट्रांजैक्शंस हैं,
जिनमें से 3 हमने रजिस्टर्ड डीलर को की हैं, यानी वो रिफ्लेक्ट होंगी B2B इनवॉइसेस में। जैसे कि यहाँ हम देख भी सकते हैं ये सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस टू बिजनेस इस टेबल में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हुई हैं। और इनके अलावा हमारी एक ट्रांजैक्शन नॉर्मल कस्टमर यानी अनरजिस्टर्ड डीलर को है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C इस टेबल में। देखिए, जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर में प्रॉपर सेटिंग के साथ रिकॉर्ड करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर करने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए अब हम अपनी टैक्स पेमेंट की रिटर्न जीएसटीआर 3B को भी एक बार चेक कर लेते हैं और इसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिटर्न भी प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुकी है। टेबल नंबर 3.1 में हमारी आउटवर्ड सप्लाई की ये डिटेल यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है और साथ में एलिजिबल आईटीसी के इनवाइसेस की डिटेल टेबल नंबर 4 में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। हालांकि इन इनवाइसेस का आईटीसी हमें सप्लायर के जीएसटीआर 1 अपलोड करने के बाद ही मिलेगा। और अगर हम जीएसटी रिटर्न को प्रिपेयर करके उसे जीएसटी पोर्टल पे फाइल करने की बात करें तो उसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से रहेगा। हमें एक्सपोर्ट रिटर्न पे जाना है, ई रिटर्न पे क्लिक करना है, उसके बाद JSON फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, फिर उस पाथ को सिलेक्ट करना है जहां हमें अपनी रिटर्न फाइल सेव करनी है और उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम अपने आप आ जाएगा और अब हम इसे सेंड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस फोल्डर में हमारी ये रिटर्न फाइल सेव हो चुकी है। अब इसी फाइल को हमें जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। देखिए ये तो हमारी जीएसटीआर 3B है। अगर हम जीएसटीआर 1 को एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसका मेथड भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। देखिए, जैसे कि इस क्लास के बिगिनिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसकी अगर हमें प्रॉपर नॉलेज होगी तभी हम काम कर पाएंगे। सिर्फ टैली प्राइम की नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होती। और अगर आप जीएसटी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर मैनर में सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने जीएसटी के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। हर टाइप की प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिखाया है। उसके बाद आप किसी भी टाइप की कंपनी की जीएसटी रिटर्न्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, एक बड़ी से बड़ी कंपनी में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट करना हमारे वेब पोर्टल onlinecca.com को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने इस प्रोजेक्ट की रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि हैं रिसीप्ट्स और पेमेंट की, और साथ में डिस्कस करते हैं कुछ और बेहतरीन फैक्ट टैली प्राइम को लेके। देखिए, बैंक में डिपॉजिट से रिलेटेड हमारे पास ये 2 ट्रांजैक्शन हैं। पहली में हमने अपने कस्टमर का चेक डिपॉजिट कराया है और ये ट्रांजैक्शन होगी रिसीप्ट्स वाउचर टाइप में। दूसरी में हमने कैश डिपॉजिट कराया है और ये रिकॉर्ड होगी कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में। चलिए पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम वाउचर टाइप सेलेक्ट करते हैं रिसीप्ट्स। ट्रांजैक्शन की डेट है 1 अप्रैल, इसे हम चेंज कर लेते हैं। देखिए, कॉन्ट्रा, रिसीप्ट्स और पेमेंट वाउचर टाइप में भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 मोड अवेलेबल होते हैं। एक है डबल एंट्री और दूसरा है सिंगल एंट्री। देखिए, इसके नाम से हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंगल एंट्री मोड का मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं होता। हमारी हर ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंट तो 2 ही इफेक्ट होंगे, बस स्क्रीन की प्रेजेंटेशन ही डिफरेंट होगी, यानी रिजल्ट दोनों मोड में एक जैसे ही होंगे। चलिए इन ट्रांजैक्शन को तो हम डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम पेमेंट की ट्रांजैक्शन में सिंगल एंट्री को ट्राई करेंगे। देखिए, डबल एंट्री मोड में ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक नॉर्मल जर्नल एंट्री की सेंस में ही रिकॉर्ड होती है। जैसे हमारी इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री में क्रेडिट अकाउंट है मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद डेबिट में हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट। उसके बाद हम यहाँ जो चेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल रहती है। और नरेशन में हम मेंशन कर सकते हैं इसका चेक नंबर, एंड इन दिस वे हम देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हमारी प्रॉपर रिकॉर्ड हो चुकी है। बस इसे अब हम सेव कर लेंगे। और अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने अपने बैंक SBI में कैश डिपॉजिट कराया है और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में। हमारी इस ट्रांजैक्शन की डेट है 2 अप्रैल और हमारी जर्नल एंट्री का क्रेडिट अकाउंट है कैश, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट है 20,000 रुपीज़, डेबिट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कैश से रिलेटेड ये डिटेल है जिसमें डिनोमिनेशंस है, इसे हम एंटर कर सकते हैं। नरेशन में हम लिख सकते हैं कैश डिपॉजिटेड और इसके साथ हमारी ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसे सेव कर लेंगे। चलिए अब हम बैंक से पेमेंट की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनमें एक चेक इशू किया है हमने दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर को और दूसरा RK वर्मा को। और अब इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारा वाउचर टाइप रहेगा पेमेंट। उसके बाद हमारी इस ट्रांजैक्शन की डेट रहेगी 1 अप्रैल, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए, अभी तो इस वाउचर टाइप में हमारा डबल एंट्री मोड एक्टिवेटेड है, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इन ट्रांजैक्शन को हम सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम इसे चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, इसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से आती है। और अब इस मोड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट में हम सेलेक्ट करते हैं उस सोर्स अकाउंट को जहां से हमने पेमेंट की है।
और पर्टिकुलर्स में हम सिलेक्ट करते हैं उसके अकाउंट को जिसको हमने पेमेंट की है, और ट्रांजैक्शन का अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद वो दोनों अकाउंट SBI और दिल्ली कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर में अपने चेक नंबर को मेंशन कर देंगे, और फिर हम नरेशन को टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को भी सेव कर देंगे। चलिए अब हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसकी डेट है 2 अप्रैल, और इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं डबल एंट्री मोड में। और इस मोड में तो ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह ही रिकॉर्ड होती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। देखिए, चाहे हम सिंगल एंट्री मोड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें या डबल एंट्री मोड में, रिजल्ट तो एक जैसे ही आएंगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मेथड है बस वही थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसके साथ ही वो सभी ट्रांजैक्शन भी पोस्ट हो चुकी हैं जो हमने डिस्कस की थी। देखिए, अपने इस प्रैक्टिकल सेशन में हमने लगभग हर टाइप की बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग अलग मेथड से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना सीखा। होप सो आपने इस सेशन को एंजॉय भी किया होगा, सभी पॉइंट अच्छे से समझे भी होंगे। लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक फ्रेशर्स के लिए एक साथ अपने ब्रेन में स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता, और अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम इस पूरे काम की प्रॉपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम किसी काम को खुद करके देखते हैं तो सारे स्टेप्स अपने आप ही मेमोराइज हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमने प्रोफेशनल लेवल का प्रैक्टिस मटेरियल भी आपके लिए अरेंज किया है, जिसे आप हमारे वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास टैली प्राइम सॉफ्टवेयर नहीं है, उसे आप टैली की ऑफिशियल वेबसाइट tellysolution.com से डाउनलोड करके एजुकेशनल मोड में ओपन कर सकते हो। देखिए, एजुकेशनल मोड में सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शन प्रॉपर काम करते हैं, बस इसमें डेट्स की ही रिस्ट्रिक्शन होती हैं। हम हर महीने 1, 2 और 31 को ही सिलेक्ट कर पाते हैं, जो कि बेसिक प्रैक्टिस के लिए तो सफिशिएंट होती हैं। देखिए, जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ और नए फीचर्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए उनको भी हम अपनी इसी क्लास के नेक्स्ट पार्ट में सीख लेते हैं। और इनमें हम मेनली बात करेंगे कि एक मास्टर को हम कैसे डिलीट या फिर अल्टर कर सकते हैं, और साथ में किसी भी ट्रांजैक्शन को अल्टर या फिर डिलीट करने का प्रोसीजर क्या रहता है, और कुछ बेहतरीन शॉर्टकट कीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, जिनके यूज़ से न सिर्फ हमारा काम आसान होता है बल्कि हम एक इम्प्रेसिव वे में भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे अपनी अलग अलग टाइप की बिजनेस रिपोर्ट्स को अलग अलग स्टाइल में व्यू करना और साथ में प्रिंट करना। इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए मास्टर क्रिएट करने के नए फीचर के बारे में, और साथ में डिस्कस करेंगे कि एक मास्टर को हम कब और कैसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए एक मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है Alt+C, लेकिन टैली प्राइम में इसका ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि क्रिएट करने का ऑप्शन हमारे पास यहीं अवेलेबल होता है। और ये ना सिर्फ मास्टर्स के लिए है बल्कि हमें हर जगह मिल जाएगा। जैसे अगर हमें यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन मास्टर्स को क्रिएट करने के साथ साथ उसे डिलीट करने का भी है, और उसके लिए हमें जाना होगा मास्टर्स के इस अल्टर ऑप्शन में, और अब क्लिक करेंगे लेजर ऑप्शन पे, और यहाँ हम उन सारे मास्टर्स को देख सकते हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं। अब जो मास्टर हमें डिलीट करना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, हम किसी भी ऐसे मास्टर को डिलीट नहीं कर सकते जिसमें हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि हमारी इस लिस्ट में कोई एक्स्ट्रा मास्टर नहीं है, इसलिए हम कोई एक और मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए, हमारी इस लिस्ट में ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। अब इस एक्स्ट्रा अकाउंट को डिलीट करने के लिए हम इसमें एडिट करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई करना है Alt+D। उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी, और जैसे हम इसे एक्सेप्ट करेंगे अकाउंट हमारा डिलीट हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे एक ट्रांजैक्शन को अल्टर या फिर डिलीट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, जब हम किसी ट्रांजैक्शन को सेव कर चुके होते हैं उसके बाद अगर हम उसे दोबारा स्क्रीन पर रिकॉल करना चाहें तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं पेज अप, और जितने बार हम पेज अप प्रेस करेंगे जो डेट हमारी स्क्रीन पे सिलेक्टेड है उसकी ट्रांजैक्शंस रोटेट होती चली जाएंगी। पेज अप के बाद यहाँ पे हम पेज डाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ट्रांजैक्शन हमारी स्क्रीन पे होती है उसे हम एडिट करके मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे Alt+D। उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन डिलीट हो जाएगी। देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को अल्टर या फिर डिलीट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उस ट्रांजैक्शन तक पहुंचने की, और एक ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं।
हमें इस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हम अकाउंट्स बुक्स में जाते हैं, उसके बाद हम लेजर ओपन करते हैं और यहाँ हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे हम सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो ट्रांजैक्शन हमारी सेल्स अकाउंट में रिकॉर्डेड है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करके किसी भी ट्रांजैक्शन में एडिट कर सकते हैं। अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो अगेन हम प्रेस करेंगे Alt+D। अब अगर इस स्क्रीन को हमने एक्सेप्ट किया तो ये ट्रांजैक्शन डिलीट हो जाएगी। और अगर हम किसी ट्रांजैक्शन में एडिट किए बिना इसी स्क्रीन से डिलीट करना चाहें तो उसके लिए हम यहीं पे Alt+D प्रेस करेंगे। उसके बाद अगेन ये स्क्रीन आएगी। अब अगर इसे एक्सेप्ट किया तो ट्रांजैक्शन डिलीट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम इसे नो कर देते हैं। और अगर हम एक साथ कई ट्रांजैक्शंस को डिलीट करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस सेलेक्ट करनी होगी और ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें जस्ट उस पर स्पेस बार प्रेस करना है। अब जिन ट्रांजैक्शंस पे हमने स्पेस बार प्रेस किया वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब डिलीट करने के लिए अगेन हमारा शॉर्टकट वही है Alt+D। यहाँ हम मैसेज देख सकते हैं डिलीट सिलेक्टेड। अब अगर हमने इसे एक्सेप्ट किया तो ये सारे सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस डिलीट हो जाएंगी। देखिए हम इस ऑप्शन में किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट करके उसकी ट्रांजैक्शंस तक ईजिली पहुंच सकते हैं। जैसे ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम अल्टर करना चाहते हैं। अब जो इसमें मिस्टेक है उसे हम रेक्टिफाई कर देंगे। जैसे सपोज करो उसकी डेट गलत है, इसे चेंज करके अगेन हम इस ट्रांजैक्शन को सेव कर देंगे। देखिए इसके अलावा भी ट्रांजैक्शंस तक पहुंचने के, उनको चेक करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन डे बुक भी है। देखिए जब डे बुक हमारी स्क्रीन पे होती है तो इसे हम किसी पर्टिकुलर पीरियड रेंज के लिए भी ओपन कर सकते हैं और उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करके पीरियड को सिलेक्ट करना है। देन जो डेट रेंज हमें चाहिए उसे यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं पूरी डे बुक हमारी स्क्रीन पे है। और अगर हम यहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस पर जस्ट Shift+Enter प्रेस करेंगे। Shift+Enter से ही वो ट्रांजैक्शन ओपन भी होगी और इसी शॉर्टकट से उसे हम बंद भी कर सकते हैं। देखिए हम जितनी भी शॉर्ट कीज डिस्कस करते हैं वो न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हर रिलेटेड स्क्रीन पे अप्लाई होती हैं। जैसे अब हम इसकी नरेशन देखना चाहते हैं, उसके लिए जस्ट हम यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, शो नरेशंस को यस करेंगे। देखिए यहाँ पे नरेशंस आ चुकी हैं। न सिर्फ यहाँ पे किसी भी अकाउंट को देखते टाइम अगर हमें नरेशन की ज़रूरत है तो वो कॉन्फ़िगर ऑप्शन से ही अनेबल डिसेबल होगी। देखिए अगर हम इन सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल एक साथ ओपन करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास बटन है। हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और अगर साथ में हमें नरेशन भी चाहिए तो अगेन हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके इसे अनेबल कर सकते हैं। अब देखिए जितनी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की थी वो सारी जर्नल एंट्री की सेंस में कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर हम फर्दर एडिट डिलीट करना चाहें तो वो इस स्क्रीन से भी पॉसिबल हो सकता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में एडिट करने के लिए हमें जस्ट उस पर एंटर करना है एंड उसके बाद सारा प्रोसीजर वही रहेगा जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। देखिए अगर हम फीचर्स की और अल्टरनेट्स की बात करें तो वो बहुत सारे हैं टैली सॉफ्टवेयर में, लेकिन सभी को हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखने के कुछ मेथड। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना चाहें तो उसके लिए जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम इसके व्यू को चेंज करना चाहें तो चेंज व्यू पे क्लिक करके हम इसे वर्टिकली भी देख सकते हैं, या अगर हम इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहें तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन डिटेल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्ड हो जाएगा। और यही मेथड बैलेंस शीट का भी रहेगा। इसे भी हम डिटेल करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसे भी हम चेंज व्यू करके वर्टिकली देख सकते हैं। देखिए न सिर्फ हम यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं बल्कि किसी भी हेड पे क्लिक करके फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं। इवन यहाँ से जर्नल एंट्री तक पहुँचा जा सकता है। और अगर हम किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहें जो हमारी स्क्रीन पे होती है उसके लिए जस्ट हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते हैं एंड यहीं पे हम उस रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं और प्रिंट भी यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी रिपोर्ट को देखने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में तो जा ही सकते हैं, लेकिन इसमें हमें एक बेहतरीन ऑप्शन और मिलेगा गो टू, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt+G। अब इसे यूज़ करके हम किसी भी रिपोर्ट को यहीं पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। देखिए या तो हम यहाँ पे लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें जस्ट यहाँ पे उस रिपोर्ट का नाम टाइप करना है। जैसे कि हम ट्रायल बैलेंस को टाइप करते हैं, उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस हमारा ओपन हो चुका है एंड उसके बाद फर्दर अगर हम इसका चेंज व्यू करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। जैसे हम इसे लेजर वाइज देखना चाहते हैं एंड जितनी रिमेनिंग बातें हैं वो सारी नॉर्मल ही रहेंगी। देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में गो टू बटन का हम अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बटन हर स्क्रीन पे अवेलेबल होता है और इसमें हम हर टाइप की रिपोर्ट को सर्च कर सकते हैं। अब हम इस सेशन को फिनिश करते हैं। कुछ और क्लासेस भी हम आपको इसकी कंटिन्यूशन में देंगे।
प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मटेरियल डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ साथ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन कॉन्सेप्ट को भी एक्सपर्ट की तरह सीखना चाहते हो तो ज़रूर लॉगिन कीजिएगा onlinecca.com। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।